क्योंकि आप फिर मुझे बोलो देखो आपने कहा था तो हम कर रहे हैं, हमें इस मसले से निकाल के फिर थोड़ा सा बैठिएंगे, सॉल्व हुआ तो कर देंगे, वरना कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा कि भाई इसको सॉल्व किस तरह करना है। आप अगर किसी एरर में फंसे ना तो आप माने ना माने, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, मेरा काम पढ़ना ही है। और ये सारी बातें सिर्फ आप तक नहीं रहनी चाहिए, जो आपके अगर गवर्नर हाउस में दूसरी क्लासेस में भी अगर कोई दोस्त है तो उन तक भी पहुंचा, एटलीस्ट आपको डेवलप करता देख, अगर वो भी थोड़ा सा होश के नाखून ले गया ना तो समझे आपकी मेहनत जो है वो रंग ले, कि सिर्फ आपने अपने लिए काम नहीं किया, अपने दोस्त को जो किसी गवर्नर हाउस की दूसरी क्लास में बैठा है या इसी क्लास में बैठा है जो सुस्त हुआ है, यहाँ पे आई नो बहुत से दोस्त हैं, भाई बहन है, 2 बहनें हैं, हस्बैंड वाइफ है, सब है, एटलीस्ट बराबर वाले को देख के थोड़ा सा होश आया है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आप लोग लैग कर रहे हो, कोई बात नहीं, अगर आप कहीं ऐसा फील करते हो ना मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गई हूँ, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल, सही, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन भाई थोड़े हाथ पांव मारो, बस ये दो मेरे एक ही आपसे पहले दिन से एक आपसे अपील है कि भाई अपने हाथ पांव मारो, सिर्फ टीचर के भरोसे नहीं बैठो। और आपको इतने सारे, मैं एक हूँ, तो गवर्नर हाउस की दूसरी क्लास में भाई स्टूडेंट है क्या, टीचर है कि स्टूडेंट है क्या, हम किस किस को पहुंचे, सही है, सबके मसले हम सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए काफी तकरीर हो गई, अब आते हैं हम अपनी पढ़ाई। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, चेन ऑफ थॉट्स। और फिर दूसरी एक और बात, सॉरी एक आखिरी रिक्वेस्ट कि देखें हफ्ते में एक ही क्लास होती है, प्लीज मैक्सिमम जो अपना टाइम है ना वो 2:15 रखें, क्योंकि फिर टेक्निकल चीजें अगर आप आधा घंटा भी अगर लेट होते हैं तो आप जो है मिस कर देंगे, सही है। तो कोशिश करें कि अगले संडे से मैक्स टू मैक्स 2:10 या 2:15 इज मैक्स। उसके बाद जो है वो अगर आप आते हैं तो मोस्ट वेलकम, बैठिए, कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन फिर समझ कुछ भी नहीं आएगा, सही है। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि टाइम की पाबंदी भी जो है वो आप जरूर करें। क्यों? क्योंकि ये क्लास का टाइम है, शादी का टाइम नहीं है। चलिए हमारे साथ आज मिस आयशा जो हमें चेन ऑफ थॉट्स पे थोड़ा सा जो है वो गाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ पे क्लास कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से, जो क्लास कोऑर्डिनेटर्स है ना वो पीछे वहां बैक साइड पे जल्दी से विद इन नेक्स्ट 40 सेकेंड्स वहां पीछे पहुंच जाए। सर अली जो है वो आपसे कुछ बात करेंगे, क्लास कोऑर्डिनेटर से। प्लीज विद इन 30-40 सेकेंड जल्दी से पीछे पहुंच जाए, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। करते हैं चलिए मिस आयशा, प्लीज विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सारे क्लास कोऑर्डिनेटर्स पीछे चले जाएं। मिस आयशा जो है वो आज हमें चेन ऑफ थॉट्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी बताएंगे या ओवरव्यू। Assalamualaikum everyone. My name is Aisha. I am a student of second year and I am a teacher as well. I started my journey in the field of IT from this course and I am here to talk about powerful reasoning technique used in AI, which is chain of thought prompting. Chain of thought means step by step reasoning for complex problems. जैसे हम इंसान कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने से पहले स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में सोचते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन किस तरह निकाल सकते हैं। इसी तरह हम अपने एआई मॉडल्स को भी ट्रेन करते हैं कि वो फाइनल आंसर देने से पहले स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करें, हमें बताएं कि उन्होंने आंसर जो निकाला है वो किन किन स्टेप्स के बाद लिया है। हमें अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और वो हमें आंसर दे देगा LLM, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि ये आंसर सही है या नहीं है। हम चाहते हैं कि हम देखें कि ये आंसर किस तरह आया है, क्या स्टेप्स हैं जो LLM ने फॉलो किए हैं जिसके बाद ये आंसर उन्होंने हमें दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने मैथ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब कोई ऐसा सम आ गया है
जो हमें समझ नहीं आ रहा, जैसे अलजिब्रा का कोई सम है, तो हम क्या करेंगे, अपने एलएलएम को वो सम देंगे कि हमें इसका आंसर दे। तो अगर एलएलएम हमें आंसर प्रोवाइड कर देगा सिंपल जस्ट आंसर, तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन ये एलएलएम ने सॉल्व किस तरह किया है, हम समझना चाहते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर हम उसके प्रॉम्प्ट में ऐड करेंगे चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के जरिए कि थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो वो जो हमें आंसर देगा वो स्टेप बाय स्टेप देगा कि उसने पहले क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद उसने फॉर्मूला निकाला, फिर वैल्यूज पुट की, फिर हमें आंसर प्रोवाइड किया। तो हमें पता चल गया कि जो आंसर आया है वो किन किन स्टेप्स के बाद आया है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग हम नाइस, वेरी नाइस। चेन ऑफ थॉट्स कर लेंगे काफी डिटेल में लाउड वॉइस के साथ इन्होंने इस जो है हमें ये एग्जांपल बताया। चेन ऑफ थॉट्स एलएलएम का एक कॉन्सेप्ट है, या एलएलएम से बात करने की कॉन्सेप्ट है जो हमें ये मिलता है। सारी बातें बस, सारा फोकस यहाँ पे सही है। अच्छा, जब कोई स्टूडेंट भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हो ना, तो आपने उसको गौर से सुनना है, नॉट लाइक कि आप जो है वो उस वक्त जो है मोबाइल में बिजी है, दूर बराबर वाले से बात करने में नहीं। चेन ऑफ थॉट्स हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें क्या होता है, चेन ऑफ थॉट्स। अब एलएलएम जो सोचता है उसको वो चेन में बताता है। इसका क्या मतलब है, जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी आती है, क्या आती है आपके पास, जब कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी आती है, तब लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, या आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ये एक्सपेक्ट करते हैं, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये एक्सप्लिसिटली मतलब खास मेंशन करके बताते हैं कि भाई ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इस सवाल का जवाब है ना आपको ध्यान से सोच समझ के देना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी जब भी एलएलएम के पास आती है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, या आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से क्या करवाते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको बोलते हैं कि मुझे सोच समझ के इसका जवाब दो, और स्टेप बाय स्टेप सोचो। मेरा एक खास प्रॉब्लम है ना, तो इसका जवाब डायरेक्ट मत देना, इसका जवाब क्या करना, सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप देना। किस तरह देना, सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप। मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 + 2 कितने होते हैं, सब जवाब सो रहे हैं कि आप लोग 2 + 2 कितने होते हैं, 4। मैं आपसे पूछूं 10 + 10 कितने होते हैं, 20। ये सवाल, आपका नाम क्या है, तो आपका जो भी नाम है आप मुझे बता दें। ये जो सारी क्वेरीज थी ना, ये क्या थी, सिंपल क्वेरीज थी, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पाइथन में कब टपल्स यूज करना है, कब लिस्ट यूज करनी है, अब ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। अब इस सवाल का, इस कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब है ना आपको सोच समझ के देना पड़ेगा, वर्किंग करके देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट.js में सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी है। इसका सवाल, इस सवाल का जवाब आप लोग सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप देंगे। फिर एक चीज आपने बड़ी इंस्टाग्राम पे मीम्स में भी देखी होगी कि भाई एक ऐसे सवाल आ गया कि भाई सपोज करें आपके मामू के बेटे की मामी के साले के भांजे का दोस्त का भाई आपका क्या हुआ। अब ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी है। अगर मैं पूछूं ना कि ये जो रिलेशनशिप चेन है इसमें आपका क्या रोल है, तो आप क्या करेंगे, आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या पड़ेगी, सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो चेन ऑफ थॉट्स में क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो सोचता है। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो थिंकिंग करता है, सोचता है कि भाई मुझे स्टेप बाय स्टेप जो है ना रीजनिंग करके कॉम्प्लेक्स करना है। जैसे मैथ्स की हमने एग्जांपल दी, मैथ्स में अगर मैंने पूछा 2 + 2 क्या होगा,
4 होगा, 10 + 10 क्या होगा 20 होगा। लेकिन अगर कोई मैथ्स का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो हमें मिस आयशा ने एग्जांपल दी थी कि भाई अलजेब्रा का कोई प्रॉब्लम है या मैथ्स का कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कोई इक्वेशन है, कोई न्यूमेरिकल्स रिक्वायरमेंट है, तो जैसे आप मैथ्स में वर्किंग करते हैं ना, तो वो क्या करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व ये इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर जो है वो एडिशन करते हैं, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से करते हैं। ये आप हर स्टेप में अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं? हर स्टेप में अलग अलग करते हैं। तो चेन ऑफ थॉट्स क्या होते हैं? जब भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी एलएलएम के पास जाती है, एलएलएम को आप एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि भाई आपको जो है वो सोचना है। पहले चेन ऑफ थॉट्स की एग्जांपल डेफिनेशन डिस्कस करें, फिर हम इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेवल डिस्कस करें। एक मिनट है आपके पास, जल्दी से। एक प्रॉब्लम है कोड है, एक फंक्शन फंक्शन एक्सप्रेशन फंक्शन डेफिनेशन नॉन बहुत सारी टेम्परेचर तुम्हारे पास ना अंदर की बातें हमारा ये क्वेश्चन पूछूं और मैं तुम बोलूँ कि कहाँ पे मैंने आंसर जो है ना वो करके जो है वो जल्दी से चले जाए, फिर जो है वो मैं और कोई एक साथ ग्रुप ना बनाए, सर्कल ना बनाए, सबकी रीच में हो सब, सारे स्टूडेंट्स की रीच में क्लास कोऑर्डिनेटर्स होने चाहिए। जल्दी से अपने स्पॉट्स जो है वो फाइंड आउट करें और फिर हम जो है वो मैं यहाँ से बता आपको दूँगा। क्लास समझने में कोई इशू तो नहीं है? ठीक है जी, जल्दी से। रिकॉर्ड करता हूँ अच्छा जी, रिकॉर्ड। तो हमने देखा भाई चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है। मैं आपको एक मशवरा दूंगा, चेन ऑफ थॉट्स जल्दी से तो इसका हम दोबारा एक लाइन अगर मैं डिस्कस करूं तो चेन ऑफ थॉट्स जस्ट लाइक नहीं मतलब इसकी बेस पे स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग ऑफ अ क्लास की बेस पर ही कॉम्प्लेक्स मैं प्रॉब्लम। काम करता सही है, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग ऑफ अ हूँ प्रोजेक्ट वगैरह। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आपने समझ में नहीं आता तो सुना सबसे होगा डायरेक्ट कुछ भी लेते हैं। एक क्वेरी बड़ी क्लास खत्म चलेगी होने के या बाद। एक जो है वो सवाल बड़ा पूछा जाता है कि आप 4 साल के, और जब आप 4 साल के, योर फ्रेंड इज हाफ ऑफ योर एज। अब जब आप 20 साल के हैं तो आपका दोस्त कितने साल का हुआ? सही है, ये एक क्या है कॉम्प्लेक्स क्वेरी कि भाई आपको सोचने की जरूरत है, या थोड़ा आपको जो है वो कंफ्यूज किया जाएगा कि भाई जब आप 4 साल के तो आपका दोस्त है हाफ ऑफ योर एज, तो अब आप 20 साल के तो आपका दोस्त भी, जाहिर सी बात आप सोच सकते हैं कि स्टिल माय हाफ ऑफ माय एज, तो आप शायद 10 लिख दें। जैसे आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, अब आप जब किसी ट्रिप पे जाते हैं, सपोज आपको नॉर्दर्न एरिया जाना है, अब जब आपको नॉर्दर्न एरिया जाना है तो आप सिर्फ ये नहीं कहते कि चलो भाई बैग पैक करो और निकलते हैं ट्रिप पे। आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना एंड रिजल्ट तक पहुंचने की थिंकिंग करते हैं। क्या करते? क्या करते? थिंकिंग करते हैं मैं बड़े चश्मे पहन कि भाई हमें जो है वो किस तरह नॉर्दर्न एरिया पहुंचना है, किस क्या क्या हम सामान पैक करेंगे, कितनी दफा हमें जो है वो रास्ते में ब्रेक लेना है, कहाँ पे हम स्टे करके आराम करेंगे, खाना खाएंगे, फ्यूल जो है वो अपना दोबारा से फिल करेंगे। तो ये आप क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है ताकि आपके लिए एंड रिजल्ट जो है वो आराम से इजीली अचीव पड़ जाता है। तो एलएलएम को भी आप जो है वो इस तरह से बात कर सकते हैं। प्रोटेक्शन देखो उसका शेड थोड़ा येलो है, स्क्रीन देखते हो। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो जब हमें कोई डिश रेडी करनी होती है तो हम उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करते हैं कि फर्स्ट हमने क्या करना है, देन हमने क्या करना है। हम ऐसा नहीं करते कि हम किचन में जाएं और हर चीज ऐड कर दें और डिश रेडी हो जाए, इस तरह नहीं होता। सबसे पहले हम जैसे हम पास्ता बना रहे हैं तो हम फर्स्ट ये सोचते हैं कि हम पास्ता बॉईल करेंगे, फिर हम अपनी कटिंग कर लेंगे, फिर हम अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम अपनी डिश रेडी करते हैं, देन हमारी फाइनल डिश रेडी होती है। ठीक है जी, अब इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें। ये एनोलॉजी वाली एग्जांपल तो आपने सुन ली, ट्रिप की भी सुन ली और जो है वो डिश बनाने की भी सुन ली, मैथ्स प्रॉब्लम की भी सुन ली।
रियल वर्ल्ड इसकी एग्जांपल क्या है भाई? सपोज करें अगर आपका एक क्रिप्टो एजेंट या एक फाइनेंस एजेंट है जो आपके वेबसाइट पे आए हुए क्लाइंट को, कस्टमर को इन्वेस्टमेंट की सलाह प्रोवाइड करता है, मशवरे प्रोवाइड करता है। अभी एजेंट को 2 मिनट साइड पे करें। मुझे पता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं क्रिप्टो खरीदना है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके, अपने पैसे लेके, कैपिटल लेके पहुंच जाएंगे, या स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करेंगे? क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करेंगे कि भाई अगर मुझे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो क्या आज की जो डेट है, आजकल के जो मार्केट ट्रेंड्स हैं, आजकल के जो हालात हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, क्या वो मुझे अलाउ करते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने में? जैसे आपने देखा कि पिछले 10-12 दिन में सोने के रेट, गोल्ड बहुत आसमान पे गया, अब वो नीचे भी आने लगा है। अब अगर आपके पास पैसे हैं, आपका एक एजेंट है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट पैसे लेके गोल्ड की दुकान पे पहुंच जाएंगे कि भाई मुझे इतना तोला सोना दे दो, या फिर आप मार्केट को देखेंगे कि कल सोना इतना था, आज फिर चला कि आज नीचे हो गया? आप क्या करेंगे? सोचेंगे या डायरेक्ट सोचेंगे? ठीक है, तो इस तरह जैसे आप सब इफ्तारी के बाद जीतो पाकिस्तान, वो क्या करता है जब वो कहता है ना, क्या कहता है? सोच लो, वेरी नाइस। तो वो क्या करवा रहा है आपसे? चेन ऑफ थॉट्स, कि भाई सोच समझ के बोलना कि पिछला कितना गया, अब ये जाएगा। तो ये चेन ऑफ थॉट जो है वो आपके क्रिप्टो में इस तरह से आ सकते हैं, या फाइनेंस में इस तरह से आ सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर को अगर आपने कहा कि भाई मुझे जो है वो सर में दर्द है, तो अब डॉक्टर क्या करेगा? थोड़ी सी थिंकिंग करेगा। आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपसे सवाल करता है, वो खुद भी सोचता है कि अगर जैसे आजकल का मौसम आप सबके सामने, हर दूसरा बंदा फ्लू का शिकार है, गला खराब है, नजला जुकाम है, बुखार है, जो भी। अगर आज आप डॉक्टर के पास जाएं कि भाई मुझे सर में दर्द है, वो सोचेगा हाँ यार फ्लू चल रहा है तो इसलिए इसको सर में दर्द है या बुखार है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे मौसम में डॉक्टर के पास जाए जहां बीमारियां थोड़ी कम होती हैं, तो जो है वो क्या होगा? डॉक्टर डिफरेंट तरीके से सोचेगा। तो चेन ऑफ थॉट्स में क्या होता है? एलएलएम आपका एजेंट जो है वो थिंकिंग करता है। क्या करता है? थिंकिंग करता है। तो अगर आप कोई ऐसा फाइनेंस का एजेंट बना रहे हैं जो कि आपको थिंकिंग, जो आपको इन्वेस्टमेंट के मशवरे देगा, तो आप क्या करेंगे? इस टाइप का प्रॉम्प्ट जो है वो उसमें पास करेंगे कि भाई आई वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो बट कीप द मार्केट ट्रेंड्स एंड फ्लक्चुएशंस इन द माइंड। वही बात जो हमने डिस्कस की, गोल्ड खरीदना है तो सोचो गोल्ड में इन्वेस्ट करना आज सही है कि नहीं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो सही है कि नहीं, टमाटर में इन्वेस्ट करना है तो सही है कि नहीं सही है। ये सारी चीजें इसमें आ जाती है कि भाई एलएलएम कोई नहीं पूछे कि भाई चेन ऑफ थॉट्स क्या होते हैं, एक लाइन में आप क्या बताएंगे? स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, खत्म, वेरी गुड। और किस तरह की एग्जाम्पल में आप कर सकते हैं? ऐसे जैसे आप एमसीक्यूज करते हुए करते हैं ना, अच्छा ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये तो नहीं होगा, ये स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग है, वेरी। अब इसका प्रॉम्प्ट कैसे लिखें? प्रॉम्प्ट इस तरह लिखते हैं कि जब भी आपको चेन ऑफ थॉट्स एलएलएम से परफॉर्म करवाना हो ना, तो आप एक फ्रेज लिखिए। फ्रेज का मतलब 3-4 अल्फाज मिलके जो एक चुनाव करें, सेलेक्ट करें, और वो क्या फ्रेज है? थिंक स्टेप बाय स्टेप। क्या करें? थिंक स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको कहा ना 2+2 4, लेकिन अगर आपके वो वाला रिलेशनशिप चेन कि आपके इसके बेटे का, उसका भतीजे का, भांजे का साल आपका क्या हुआ, तो अब आप क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे। क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको एग्जांपल चाहिए ना कि ऐसा प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है, तो ये रहा उसका प्रॉम्प्ट कि भाई थिंक स्टेप बाय स्टेप। जहां आपको ये फ्रेज मिले, क्या मिले? जहां आपको ये फ्रेज या इससे मिलता जुलता कोई,
आप चाहे उसको रोमन उर्दू में रोमन इंग्लिश में बोल दें कि यार आहिस्ता आहिस्ता सोचो या हर स्टेप को सोचो, तो वहां एलएलएम क्या करेगा, चेन ऑफ थॉट्स करेगा। अब इसको अगर मैं ले जाके कॉपी करके किसी भी एलएलएम पे पेस्ट करूँ ना, तो वहां पे मुझे मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल, एलएलएम थिंकिंग करता है, हमने देख लिया। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जो हमारी डेली लाइफ में हो सकती है, खाना बनाने की, नॉर्दर्न एरियाज की ट्रिप पे जाने की, हमने देख ली। एजेंट, क्रिप्टो एजेंट है, फाइनेंस का एजेंट है, मेडिकल का एजेंट है, यहाँ हमने देख लिया। 3 एग्जाम्पल 3 तरह से हमने देख लिया। अब मैंने एक बात कही और आप लोगों ने भी सुनी कि एलएलएम थिंकिंग करता है या एलएलएम क्या करता है, मैथ्स के प्रॉब्लम की तरह वर्किंग करता है। अब क्या ये चीज पॉसिबल है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की वर्किंग देखी जा सके? किसी को पता है कैसे देख सकते हैं? ट्रेस नहीं, मैं एलएलएम की बात कर रहा हूं, वो तो एजेंट सिस्टम में हम जाके देख सकते हैं, राइट। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस तरह से होगा, या मैंने इसको जो क्वेरी दी वो उस क्वेरी को किस तरह एक्सेप्ट कर रहा है, फिर उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, सही है। और सोच में सुकून से कोई जल्दबाजी नहीं, हम रात के 10 बजे तक हैं। बताएं, आपने इसको कॉपी किया या कोई भी ऐसे फ्रेज को कॉपी किया जिसमें लिखा है थिंक स्टेप बाय स्टेप। अब जहां थिंक स्टेप बाय स्टेप लिखा है ना, वहां पे क्या हो रहा है, चेन ऑफ थॉट्स हो रही है। इसको कॉपी किया, आपने देखा होगा, आपको पता भी है कि काफी एलएलएम जैसे जैसे डीप सीक हो गया, जिसमें आपके पास ये डीप थिंक का एक ऑप्शन होता है। जब आप इस बटन को इनेबल करते हो ना, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, फिर सोचता है। क्या करता है, थिंक लिखा हुआ है ना, थिंक का मतलब सोचना। आप ग्रॉक पे जाके देखो, ग्रॉक ग्रॉक.com, ग्रॉक ने जो अभी अपना एक मॉडल रिलीज किया एक्सपर्ट वाला, जैसे यहाँ पे फास्ट है, इस ड्रॉप डाउन को आप एक्सपेंड करें तो यहाँ पे ये रहा एक्सपेंड एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, थिंक्स हार्ड, यानी ये क्या करेगा, यहाँ पे सोचेगा। चैट जीपीटी में भी ये वाला ऑप्शन है। अब आप क्या करोगे, जैसे डीप सीक में आया, मैंने लाके अभी बिल्कुल मैंने नॉर्मल स्क्रीन कर दी है, थोड़ी सी छोटी, बिल्कुल आपको छोटी दिखेगी। या मैंने लिखा I want to invest in crypto, keep the market trends, fluctuations in the mind, think step by step. जैसे ही मैंने बोला think step by step, chain of thoughts, check current market trends। अच्छा, क्या चेक करना है, हम ये भी बता सकते हैं कि भाई करंट मार्केट ट्रेंड्स चेक करो। पता चला क्रिप्टो मार्केट पूरी क्रैश हुई पड़ी है, हम पैसे लेके पहुंच गए, हमारे जो है वो इन्वेस्ट कर दो वैसे। सेकंड, लुक एट द रिस्क, कि भाई अगर आज जब पूरी मार्केट क्रैश हुई है, दुनिया परेशान है, सब अपने पैसा निकाल रहे हैं, तो भाई रिस्क कितना है इसमें। और थर्ड, सजेस्ट द सेफ्टी ऑप्शन। अब आपकी मर्जी कि आप ये पास करें। अब आपने जब ये चीजें पास करें तो आप एलएलएम को बता रहे कि भाई क्या क्या सोचना है। हो सकता है आप ये भी ना पास करें, एलएलएम खुद से कुछ सोच के बता दे, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो यहाँ पे चीजें सोच सकते। अब जब मैंने इस क्वेरी को फायर किया, अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे देखा, थिंक डीप थिंक मेरा इनेबल है यहाँ पे, तो देखें ये जो थिंकिंग का है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने अभी रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू नहीं किया। ये क्या कर रहा है, सोच रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं ना, यार बड़े गुमसुम बैठे हो, क्या सोच रहे हो, तो फिर आप अपनी थिंकिंग बताएंगे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है। तो यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस तरह से सोच रहा है। ये एक छोटी सी विंडो है कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने यहाँ पे क्या क्या सोचा, और फिर यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर जो है वो इसने मुझे मेरा रिस्पॉन्स दिया। सही है, तो ये होता है हमारा चेन ऑफ थॉट्स। चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए यूज होता है। यूज फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए यूज होता है। किस टाइप की कॉम्प्लेक्स क्वेरी, क्रिप्टो एजेंट, मेडिकल एजेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें। तीसरी चीज, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करेगा। चौथी चीज,
कि भाई जब भी आपको कोई ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एलएलएम से थिंकिंग करवानी, तो उसमें क्या एक वर्ड लाजमी होना चाहिए, थिंक स्टेप बाय स्टेप, या इससे मिलता जुलता कोई भी फ्रेज। वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा, अपनी चेन ऑफ थॉट्स को परफॉर्म करना शुरू करेगा। जल्दी से चेन ऑफ थॉट्स 1 मिनट में बराबर स्टेप्स का ख्याल रखें। अगर ये मैं आपको एक्सप्लिसिटली बता रहा हूं तो आपके लिए सोचना आसान हो जाएगा, नंबर 1 कि भाई मेरा होमवर्क करना कैसे, क्लियर है। दूसरी चीज, आप ये बिल्कुल वैलिड कह रही कि ये एलएलएम, ये जो GUI है ना डीप सीक की, यानी ये जो वेबसाइट पे जाके हम डीप थिंक का बटन ऑन कर रहे हैं, तो उससे तो वो काम हो रहा है सोचने वाला। लेकिन अगर ये सेम प्रॉम्प्ट अगर मैं अपने एजेंट की क्लास के इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में लिख के जाके दूं, तो क्या वहां मेरे पास कोई डीप थिंक का बटन है? तो वहां पे ये चीज करवाने के लिए मुझे ये स्टेप लिखना पड़ेगा। कोई जो है वो इस बात में दो राय नहीं है कि अगर आप एक चीज 2 दफा भी एलएलएम को कह रहे हैं ना, एक डीप थिंक का बटन ऑन करके और एक्सप्लिसिट स्टेप बाय स्टेप भी बता के, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप दोनों तरीके से ये काम कर सकते हैं, सही। अच्छा है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, यहाँ जो सर जिया की रेपोजिटरी है, मैंने डीप सीक इस्तेमाल उसमें भी ये चीज डीप सीक इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। लिखिए, क्या लिखा है जरा पढ़िए। ग्रोक बेहतरीन है, ग्रोक अच्छा है। डीप सीक के बाद ग्रो करता हूँ बस। सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, यानी ये तीसरा तरीका हमें मिल गया कि हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। इफ आई वाज 6 when my sister was half my age, how old is my sister when I am 40? या तो आप 20 बोले, या आप जो है वो जो भी आंसर है उसका वो बोले, ठीक है। और यहाँ यूज केसेस भी लिखे हुए हैं कि भाई मैथ्स प्रॉब्लम, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस। मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं कि भाई एक नेविगेशन बार बनाओ टेलविंड CSS और Next.js में, या तो आप डायरेक्ट कोडिंग कर दो, या आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप काम करो। पहले लोगो लगा दिया, फिर नेविगेशन के लिंक लगा दिए, फिर उसको तोड़ के ब्रेक पॉइंट्स में मोबाइल के लिए भी सही कर दिया, आईपैड के लिए भी सही किया, और लैपटॉप और बड़ी स्क्रीन के लिए भी सही कर दिया। ये था हमारा जो है वो चेन ऑफ थॉट्स, और यहाँ लिखा हुआ है कि आप क्या क्या फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है किस चीज का, ट्री ऑफ थॉट्स का। क्या कॉन्सेप्ट आता है, ट्री ऑफ थॉट्स। जी मिस, आसान शब्दों में हमें बताएं ट्री ऑफ थॉट्स क्या होगा। Tree of thought means exploring multiple paths before giving a final answer. हम अपने LLMs को ट्रीट करते हैं कि वो हमें जब आंसर दे रहे, फाइनल आंसर देने से पहले हमें 3 पॉसिबल रीजंस बताएं कि किन किन रीजन से हमें वो आंसर मिल सकता है। फिर उन मल्टीपल रीजंस के हिसाब से जो अच्छा रीजन हो उसमें से हमें वो आंसर निकाल के प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, हमें पूछना है अपने LLM से कि हम पोल्यूशन को कैसे खत्म कर सकते हैं। हमें 3 पॉसिबल रीजंस बताएं, सॉल्यूशंस बताएं जिससे हम इस पोल्यूशन को खत्म कर सकें, और उन मल्टीपल सॉल्यूशंस में से भी एक बेस्ट चूज करके हमें बताएं जो कि इजी हो और सबको अफोर्डेबल हो। अब LLM को पता चल गया कि मैंने इनको 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस बताने, एक सॉल्यूशन नहीं देना। इन्होंने मुझसे 3 सॉल्यूशन पूछे हैं या मल्टीपल सॉल्यूशन पूछे, तो वो हमें बताएगा फर्स्ट सॉल्यूशन कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें, प्राइवेट कार्स को कम कर दें। सेकंड सॉल्यूशन वो हमें बताएगा कि हम रिसाइकलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दें। थर्ड सॉल्यूशन वो हमें बताएगा कि हम जो है इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल करें। अब इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता, ये अफोर्डेबल सबके लिए नहीं है। अब वो हम 3 सॉल्यूशन में से हमें बताएगा कि जो बेस्ट सॉल्यूशन है, जो आप कर सकते हैं, जो स्टार्ट कर सकते हैं ये चीज करना, वो ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें जो अफोर्डेबल भी है और सब इस पर एग्री भी होंगे। मीन्स उसने हमें एक आंसर नहीं दिया, उसने हमें 3 सॉल्यूशंस बताए। अब उन सॉल्यूशंस में से जो बेस्ट सॉल्यूशन हमें लगेगा हम वो करेंगे। जबरदस्त। मिस आयशा ने
हमें बताया कि भाई ट्री ऑफ थॉट्स क्या होता है। चेन ऑफ थॉट्स अभी हमने पढ़ा, अगर चेन ऑफ थॉट समझ आ गया तो 90% आपको ट्री ऑफ थॉट्स भी समझ ऑलरेडी आ गया। मल्टीपल होता है थ्री ऑफ, बस सिंपल सही रखो। ट्री ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, जैसे चेन ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल सोचता है ना, मल्टीपल पार्ट्स। हाँ, वैसे ही ट्री ऑफ थॉट्स में भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मल्टीपल होता है ना। हाँ, शाख सोचता शाख है। होती हैं, हाँ, पत्ते होते हैं। सेम वही चीज़ है, ये भी तो नाम से ट्री रखा है। जैसे चेन ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोचता है ना, ट्री ऑफ थॉट्स भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए होता है, और इसमें भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, चैनल का नाम पता करना। सोचता है। क्या करता है, सोचता है। ये तो हो गई सिमिलैरिटी। खोल लो तो, डिफरेंस क्या ये है तो खोल लो, चेन ऑफ थॉट्स खोलेगा नहीं, और ट्री ऑफ थॉट्स? कुछ और आ रहा होगा। ये रहा। चेन ऑफ थॉट्स में भी सोचेगा एलएलएम, ट्री ऑफ थॉट्स में भी सोचेगा। चेन ऑफ थॉट्स भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए होता है, ट्री ऑफ थॉट्स भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए होता है। एक डिफरेंस जो चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में, वो ये सारी बातें बंद, सारा फोकस यहां। ट्री ऑफ थॉट्स में जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन सोचता है ना, तो फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ एक पॉसिबल वे नहीं सोचता। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, मल्टीपल पॉसिबल वेज को सोचता है। ठीक है, चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में एलएलएम दोनों सोचेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए होता है। समझ आ गया हमें, वेरी नाइस। एक डिफरेंस जो चेन ऑफ थॉट्स है और जो ट्री ऑफ थॉट्स में है, वो ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब ट्री ऑफ थॉट्स करेगा ना, तो ट्री ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, एक मसले के मल्टीपल पॉसिबल वेज। क्या कहा मैंने, एक मसले के मल्टीपल पॉसिबल वेज को सोचता है, जबकि चेन ऑफ थॉट्स में वो एक ही पॉसिबल वे को सोचता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में क्या डिफरेंस है, सिमिलैरिटीज तो आपको पता है, यानी वो चीजें जो मिलती जुलती हैं। क्या मिलती जुलती है, दोनों कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए होते हैं, दोनों स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करते हैं। इसका चैनल खोलो। लेकिन एक डिफरेंशिएटर जो चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में है, वो ये है कि चेन ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ एक पॉसिबल वे को सोचेगा। कितने पॉसिबल वेज को, एक। ट्री ऑफ थॉट्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल मल्टीपल, क्या कहा मैंने, ट्री ऑफ थॉट्स में मल्टीपल पॉसिबल वेज को सोचेगा। जैसे भाई अगर मुल्क को तरक्की करनी है तो क्या होना चाहिए, टैक्स कलेक्शन होना चाहिए। करप्शन खत्म होनी चाहिए। मैंने सब पे, मैं वजीर आजम हूं, मैंने सब पे 50% टैक्स लगा वो दिया। तो चल ही रही है भाई। अच्छी बात है भाई, टैक्स कलेक्शन करना है तो सब पे मैंने 50% टैक्स लगा दिया। करप्शन खत्म हो बस। सही है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, बात खत्म। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि जो बेचारा मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, Exactly. या वो मजदूर जो डेली वेजेस पे काम करता है, क्या वो 50% टैक्स अपनी इनकम पे अफोर्ड कर सकता है? यस और नो? नो। जो अमीर सर्जन है, लॉयर है, मिनिस्टर है, जो भी पॉलिटिशियन है, वो तो अफोर्ड कर सकता है 50%। सही है। लेकिन अगर कोई डेली वेजेस का मजदूर जो रोजाना दिहाड़ी पे काम करता है, क्या वो अपनी इनकम में, या वो बेचारा लोअर मिडिल क्लास जिसकी इस महंगाई में इनकम ही 20-25 हजार रुपए है, अगर वो 10-15 हजार मुझे टैक्स में दे देगा, तो क्या ये उसके लिए सही है? यस और नो? नहीं। अब ये क्या है, मुझे मुल्क की तरक्की करनी है, सही है, लेकिन और मैंने कह दिया टैक्स लगा दो सब पे 50%,
लेकिन क्या सिर्फ 50% टैक्स लगा देने से सबके मसले हल हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सैलरीड क्लास, जो सैलरीड पर्सन है ना, बिजनेसमैन को अफोर्ड कर लेगा, जो सेठ है, जो महंगी गाड़ी महंगे घर में घूमता है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, क्या उस पे ये 50% टैक्स चलेगा? नहीं चलेगा। फेसबुक अब पे नहीं, एक और चीज, फेसबुक पे देख रहे हो भाई आप, यूट्यूब पे। मल्टीपल वेज मैंने सोचे। क्या सोचे? अब इसमें मैं क्या मल्टीपल वे सोचूं? पहले आप बताएं कि भाई अमीर पे लगा दो 50%, लेकिन जो लोअर क्लास है, जो दूसरी क्लास है, उस पे क्या करो? 2%, 5%, 10% टैक्स लगाओ। तो ये क्या हुआ? मैंने एक प्रॉब्लम क्या थी मेरी? मुल्क की तरक्की। सोल्यूशन क्या सोचा मैंने? टैक्स कलेक्शन। मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी? मुल्क की तरक्की। सॉल्यूशन मैंने क्या पेश किया? टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन में मैंने क्या बोला? लगा दो सब पे 50%। लेकिन अब मुझे यहां मल्टीपल रीजनिंग, मल्टीपल पाथ्स ऑफ सॉल्यूशन सोचने पड़ेंगे कि भाई मेरे मुल्क में अमीर भी रहता है, मिडिल क्लास भी रहता है और गरीब भी रहता है। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन 50% अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो डेली वेजेस का मजदूर है वो अफोर्ड नहीं करेगा। तो अब मुझे क्या सोचना पड़ा? प्रॉब्लम सर ने बिजनेसमैन का नाम लिया ना, बिजनेसमैन ने टैक्स कलेक्शन। मैंने कहा भाई 50% टैक्स लगा दो सब पे, लेकिन सॉल्यूशन तो भाई टैक्स का बहुत अच्छा है और 50% भी बहुत अच्छा है। मेरा मुल्क बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा, लेकिन कैसे करेगा? यहाँ तो हर क्लास का बंदा रहता है, स्टूडेंट भी रहता है। अब स्टूडेंट अलग है, उसकी कोई इनकम नहीं है, तो उसका टैक्स कौन भरेगा? तो यहाँ पे क्या करूंगा अब मैं? इस टैक्स कलेक्शन के सॉल्यूशन का है ना, सॉल्यूशन वन में मल्टीपल सॉल्यूशन सोचूंगा। क्या सोचूंगा? मल्टीपल सॉल्यूशन की भाई हाई क्लास में मैं लगा दूं 50%, सही है। मिडिल क्लास में मैं कहूं कि भाई आप जो है वो 8% टैक्स दे दो। लोअर क्लास को मैं क्या कहूंगा कि भाई आप जो है वो 1% टैक्स दे दो। अब मुझे बताएं कि मेरी जो ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी का जो सॉल्यूशन है, क्या जो पहले मैं सब पे 50% टैक्स लगा रहा था, क्या वो सही था या ये सही है? भाई टैक्स तो सब देखते हैं, दुख सबको होता है, इस बात का जवाब तो सब दें। ये सही है या 50% सब पे लगा वो सही है? ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि एक मसले के मैंने मल्टीपल सॉल्यूशन सोचे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्यों मल्टीपल सॉल्यूशन सोचे? अच्छा, इसमें हुआ क्या? इसमें मैंने टैक्स इंप्लीमेंट करने के बाद, गौर से सुनिएगा, ये आप प्रॉम्प्ट में भी लिखना पड़ेगा। टैक्स इंप्लीमेंट करने के बाद क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, ये भी सोचना है। क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। 50% टैक्स में सब पे लगा दो, फायदा क्या होगा? कंट्री तरक्की करेगी। लेकिन नुकसान क्या होगा? लोअर मिडिल क्लास आदमी फंस जाएगा। तो जब ट्री ऑफ थॉट्स की बारी आती ना, तो मल्टीपल सॉल्यूशन सोचे जाते हैं। क्यों? और मल्टीपल सॉल्यूशंस में भी क्या क्या उनमें फायदे हैं और क्या क्या उनमें नुकसान है, ये भी सोचा जाता है। ठीक है। ट्री ऑफ थॉट्स में क्या होता है? क्या क्या मल्टीपल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और प्रोज एंड कॉन्स या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सोचे जाते हैं। एक सेकंड। जी बिल्कुल बता सकते हो, उस पर आएंगे। आप सबने लूडो तो खेला होगा, यस और नो? ठीक है। सपोज करें आपके पास, आपने डाइस रोल किया, आपके पास नंबर आया 4। अब जब 4 नंबर आया ना, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अटैकिंग गेम खेलें
और सामने वाले का जो पीस है, पीस यानी सामने वाले की जो गोटी है, गोट है, उसको आप अटैकिंग गेम खेलें और उसको रास्ते से हटा दें। ये 4 नंबर अगर एक आया तो आपका पहला सोल्यूशन है कि आपने सामने वाले को अटैक किया और उसको रास्ते से हटाया। लेकिन वही 4 नंबर से जो आपका विनिंग ट्रैक है ना, जो कलर होता है, जैसे आपकी ग्रीन गोट है और वो ग्रीन वाली जो ट्रैक है, 4 नंबर से आप वहां अपनी पीस को, अपने गोट को पार करके जीत सकते हो। अब यहां सॉल्यूशन, प्रॉब्लम क्या है कि आप लूडो खेलो, सॉल्यूशन आपके पास 2 है कि भाई या तो मैं सामने वाले को अटैक करूं या फिर मैं खुद जीत जाऊं। लेकिन इसमें भी आपने प्रोज एंड कॉन सोचे, यार अगर सामने वाले को अटैक किया मेरी फिर बारी आएगी। अब लूडो तो सबने खेला है तो सब रिलेट करेंगे, सबको पता है मैं क्या कह रहा हूं। सामने वाले को अटैक किया फिर चांस मिलेगा, और अगर दूसरे चांस में नंबर खराब आया तो खुद भी फंस जाओगे, लेकिन अगर नंबर अच्छा है तो निकल जाओगे। तो ये आपने क्या किया, आपने सोचा हो, देखा होगा ना यार ये खेलता कम है सोचता ज्यादा है। तो वो सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, ट्री ऑफ थॉट्स कर रहा है, चेन ऑफ थॉट्स नहीं, ट्री ऑफ थॉट्स। वो मल्टीपल सॉल्यूशंस देख रहा है। तो ट्री ऑफ थॉट्स में क्या होता है, आप मल्टीपल सॉल्यूशन सोचते हो, ये मल्टीपल पॉसिबल पाथ्स, और यहां पे आपने लिख दिया एक और चीज, थिंग्स, प्रोस एंड कॉन्स। जल्दी से ट्री ऑफ थॉट्स अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। कर लिया सिंगल और मल्टीपल, नंबर 1। नंबर टू प्रोज एंड कॉन्स, कि भाई अगर पहला सोल्यूशन अप्लाई किया तो क्या फायदे नुकसानात होंगे, और दूसरा सोल्यूशन अगर अप्लाई किया तो क्या फायदे नुकसानात होंगे। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम उस क्रिप्टो एजेंट को लेकर चलें तो वो ये हो सकती है कि आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, मार्केट आजकल बिल्कुल सही नहीं है, सपोज करते हैं, सही है भाई, आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, सही है। अब आपने चेन ऑफ थॉट्स में उसको क्या बोला था, मार्केट फ्लक्चुएशन, रिस्क और करंट मार्केट रेट्स अपने जहन में रखना। भाई आप अगर बिजनेस भी स्टार्ट करते हो या कोई इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो क्या होता है, आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि क्या इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्ट करूं। आप या बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो ये नहीं सोचते सिर्फ करूं या नहीं करूं, वो तो आप सोचते हैं, लेकिन आप फिर और कॉम्प्लेक्स सोचते हैं कि यार अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या अगले 6 या 10 महीने तक के सर्वाइवल के पैसे मेरे पास हैं या नहीं। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं, आप लोग सही लोग हैं, मार्केट आपको पता है तो आप लोग रिलेट कर रहे होंगे, सही है। क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट किया और अगर पैसे डबल हो गए तो ये तो फायदा है, जाहिर सी बात है। तो आपने क्या सोचा, क्या सोचा आपने, प्रोज या एडवांटेजेस। कौन सा आप क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं, पहले आपने क्रिप्टो में क्या सोचा था, मार्केट ट्रेंड देखूंगा, फ्लक्चुएशन देखूंगा, ये आपने चेन ऑफ थॉट की। अच्छा ये ट्री ऑफ थॉट जो है ना, चेन ऑफ थॉट के ऊपर ही बना है, तो इसलिए इनमें सिमिलैरिटीज हैं। आपको अगर क्रिप्टो में, गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, तो आप क्या क्या सोचते हो, मेरे पास कैपिटल है कि नहीं, मार्केट आज क्या है कि नहीं, आने वाले टाइम में क्या होगी क्या नहीं होगी। लेकिन फिर आप एक और भी चीज सोचते हो, भाई इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होता है, या तो फायदा होता है या नुकसान। अगर फायदा हुआ तो मेरे पास क्या क्या एडवांटेजेस है, मैं गाड़ी खरीद लूंगा, मैं अच्छे घर में चला जाऊंगा, या एटलीस्ट और मजीद इन्वेस्ट कर लूंगा, उन्हीं पैसों की रोलिंग करूंगा। लेकिन फिर आप एक डिसएडवांटेज भी सोचते हो कि यार इन्वेस्टमेंट के बाद अगर पैसा डूब गया, फायदा नहीं हुआ, फिर क्या होगा। ये क्या किया आपने, चेन ऑफ थॉट्स के बाद आपने क्या किया, ट्री ऑफ थॉट्स, कि आपने मल्टीपल सॉल्यूशंस भी देखे कि इन्वेस्टमेंट के बाद 2 नतीजे होते हैं, या फायदा या नुकसान। फायदा हुआ तो क्या होगा, नुकसान होगा तो क्या होगा। एक अगर आपका मेडिकल एजेंट है, सही है, डॉक्टर एजेंट है,
खुदा ना खास्ता अगर किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो भाई ब्लड प्रेशर अगर किसी 35 साल के बंदे को है ना, तो उसमें डॉक्टर को ट्री ऑफ थॉट्स करना पड़ेगा कि यार अगर इसको मैंने कोई दवाई सजेस्ट की, मेडिसिन सजेस्ट की, तो क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। लेकिन अगर वही डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर किसी 70 साल के बंदे को है, तो फिर सोचने के तरीके डॉक्टर के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे कि भाई वो 70 साल का बंदा है, 70 इयर्स ओल्ड मैन, हो सकता है उसको कुछ और भी बीमारी हो। ऐसा ना हो कि मैं इसको ब्लड प्रेशर की कोई दवाई दूं तो उसके जो है वो माइग्रेन पे कोई फर्क पड़ जाए, लिवर पे कोई। तो ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में भी देखते हैं और यही एग्जांपल है जो हमारे एजेंट में भी चलेगी। तो इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कि भाई ब्लड प्रेशर की दवाई सजेस्ट करनी है, लेकिन एक 35 साल के बंदे को सजेस्ट करनी है, और वो बंदा भी अगर है तो वो कितना हेक्टिक काम करता है, उसकी क्या फील्ड है, और फिर 70 साल का है तो क्या फील्ड है। तो ये होते चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स। दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? चेन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ, सारे जवाब थे। चेन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ थॉट्स में मिलती जुलती क्या चीज है? स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, ताकि हमारा क्या हो, जहां पर भी कोई मसला हो हम फौरन वहां से एलएलएम को पकड़ लें। यहां आपने गलती की है कि भाई 35 साल के बंदे को तो सही दवाई सजेस्ट की, लेकिन 70 साल के बंदे को आपने गलत दवाई दे दी, हो सकता है कहीं और उसको साइड इफेक्ट हो जाए। सही है, तो ये चीज है। ट्री ऑफ थॉट्स में क्या होगा? लूडो की गेम की तरह आप मल्टीपल पॉसिबल वेज को सोचेंगे कि भाई जहां मल्टीपल पाथ्स हो, सही है, और ये सारी चीजें क्रिप्टो हो, फाइनेंस हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, कोई इंग्लिश लिटरेचर हो कि भाई एक एजेंट है जो इंग्लिश लिटरेचर का बहुत अच्छा जवाब दे रहा है, लेकिन उर्दू लिटरेचर में वो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो ये होते चेन ऑफ थॉट्स एंड ट्री ऑफ थॉट। 10 मिनट का ब्रेक करें, 10 मिनट बाद हम दोबारा शुरू करें। 337 आप लोग कह रहे थे कि भाई चेन ऑफ थॉट्स का तो प्रॉम बताएं, ट्री ऑफ थॉट्स का भी बताएं। तो मैं, अच्छा, आपने चेन ऑफ थॉट्स में क्या बताया उसको कि भाई स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करो और ये चीजें लगाओ। ट्री ऑफ थॉट्स में आप एलएलएम से परफॉर्म किस तरह करवाएंगे? ट्री ऑफ थॉट्स समझ आ गया, वेरी नाइस, सुन लिया, मैंने बोल दिया, पढ़ लिया, लेकिन अब बारी आती है कि एलएलएम से या अपने एजेंट से किस तरह परफॉर्म करवाएं ट्री ऑफ थॉट्स। अब चेन ऑफ थॉट्स का प्रॉम्प्ट देंगे। अब थोड़े ये ज़हीन लोग हैं आप लोग, सिर्फ कहने की हद तक, थोड़ी हकीकत में भी तो है ही ना। चेन ऑफ थॉट्स में मैं इस तरह बता रहा हूं इसको, लेकिन अब आपको क्या लगता है? 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड सोचें फिर जवाब दें कि ट्री ऑफ थॉट्स में एलएलएम से किस तरह परफॉर्म करूं। अब वो एलएलएम चाहे मैं खुद एज ए यूजर उनकी जीयूआई पे जाऊं या मेरी एलएलएम बन के एपीआई अपने एजेंट से कनेक्ट करवाऊं, ट्री ऑफ थॉट्स में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं? जी बताएं सर। मल्टीपल वेज और ऑप्शंस, ठीक है, तो मैं क्या प्रॉम्प्ट में लिखूं उसको? ये कह रहे हैं आप, यही कह रहे हैं आप, भी यही कह रहे हैं, सही है। और अगर मुझे ट्री ऑफ थॉट्स इंप्लीमेंट करवाने एलएलएम से, होता क्या है, कब यूज होगा, क्या यूज है, सब समझ आ गया, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करवाऊं एलएलएम से? अब ये कौन बताएगा? जी प्लीज। ठीक है, फिर आप बताएं, लेकिन बेस्ट आंसर निकालना भी तो, बताना भी तो पड़ेगा ना। सही बात है। ठीक है, जबरदस्त, नाइस। तो अभी जो आप लोग कह रहे थे ना कि भाई ट्री ऑफ थॉट्स भी जो है वो उसका प्रॉम्प्ट किस तरह का होगा, तो ट्री ऑफ थॉट्स का भी प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह होगा कि आपको एक्सप्लिसिटली एलएलएम से बात करनी पड़ेगी। सही है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं या आपको कहूं कि यार अगर आप अभी आप घर जाओ ना तो सदर से मत जाना, बहुत ट्रैफिक है या रोड बंद है, तो कोई दूसरा तरीका सोच लो अपने घर जाने का। तो आपने तरीका निकाल लिया, हम शारे फैसल से चले जाएंगे,
आपने तरीका निकाल लिया कि भाई हम PIDC से होते हुए चले जाएंगे, या आपने क्या किया, ट्री ऑफ थॉट्स, कि मैंने आपको एक्सप्लिसिटली कहा कि ट्री ऑफ थॉट्स करना है, तो LLM को भी आपको एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा कि भैया मेरे पास एक मसला है, जैसे एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने का या टैक्स कलेक्शन का या जो भी है, मुझे इसके 3 पॉसिबल वेज निकाल के दो। कितने पॉसिबल वेज? अब वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो मेरी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। चले ही आइए। और सबके प्रोज एंड कॉन्स भी सोचना और जो सबसे बेस्ट है वो इम्प्लीमेंट करना। इसकी एग्जांपल पता है आपको कहाँ अच्छी मिलेगी? जब आप क्लाउड यूज करते हैं ना, मैं इसको बड़ा एक्सटेंसिवली मैं क्लाउड का फैन, क्लाउड का और ग्रॉक का, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूं। जब आप इससे कोई भी मसले का हल पूछते हैं ना, तो ये मसले के 3-4 हल खुद ही बता देता है अगर आपने यूज किया हो, और उसमें ये ब्रैकेट में लिख के भी देता है रिकमेंडेड। अब मैं यहाँ पे कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि वो पीछे ट्री ऑफ थॉट्स ही कर रहा होगा, बट दिखने से तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो यही नतीजा है कि भाई ये ट्री ऑफ थॉट्स इसी तरह जो है यहाँ पे परफॉर्म हो। सही है? तो आप LLM को एक्सप्लिसिटली बोल सकते हो कि भाई मुझे एक मसले के 3 तरीके चाहिए या 4 तरीके चाहिए या 5 तरीके चाहिए, सबके प्रोज एंड कॉन लिखेंगे। आपने देखा भी होगा अक्सर, या आप कोई आर्टिकल पढ़े या जब एग्जाम की तलवार आपके सर पे हम लटकाएंगे तो आप देखेंगे ट्री ऑफ थॉट्स में 2 बातें होंगी। वो क्या? कि ट्री ऑफ थॉट्स और MCQs। हाँ, MCQs में ये जो मैं कह रहा हूं ना कि थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो आपको है ना, जब आप MCQs पढ़ रहे हो तो अपना जहन खुला रखना कि कहीं भी आपको दिखे ना थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो मतलब चेन ऑफ थॉट्स की बात हो रही है या कोई भी सिमिलर फेस। सही है? या प्रोज एंड कॉन्स की बात हो रही है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है, या थिंक मल्टीपल पॉसिबल वेज, इस तरह की कोई भी फ्रेज आपको दिख रहा है ना, एक तो ऑफकोर्स आपको प्रॉम्प्ट लिखते हुए भी ये लिखना है कि भाई थिंक मल्टीपल वेज और 4 मसले, 4 तरीके दो, 5 तरीके दो। ये MCQs में भी एक्सप्लिसिटली होगा, आंखें खुली रखिएगा। ठीक है? तो बस ये था। अच्छा, ट्री ऑफ थॉट्स में आप जब आप पढ़ेंगे ना, तो MCQs में और आर्टिकल्स में, रेपोजिटरी में ये भी मिल सकता है कि ट्री। अच्छा, ट्री का क्या मतलब होता है? दरख्त। जो दरख्त में क्या चीज होती है? एक मेन जड़ और ब्रांचेस। वो जो जड़ है ना, वो आपकी प्रॉब्लम है कि भाई आपने बोला टैक्स कलेक्शन, एयर पोल्यूशन, ये क्या है? जड़ है जिसका आपको हल निकालो। मल्टीपल ब्रांचेस मतलब वो मल्टीपल सॉल्यूशंस जो सोचे हुए हैं। सही है? तो ये सीन है, ये इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बिल्कुल एक बेसिक, 2-3 बेसिक चीजें। सेल्फ कंसिस्टेंसी। सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या होता है, किसी को पता है? टूटे फूटे लफ्जों में भी चलेगा, कोई हैंड रेस करके बता। जी नहीं आता, कोई बात नहीं। क्या? मुस्तकिल मिजाजी, जबरदस्त, बहुत अच्छा, और काफी जो है वो आपने नियर टू एक्यूरेट बताया। जी सही है जी। भी एक ही प्रॉब्लम का अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन मिला। ठीक है? और कोई है सेल्फ कंसिस्टेंसी टूटे फूटे अल्फाजों में भी कोई बताया तो? ओके, चलिए। सेल्फ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब आपको किसी भी चीज की श्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए हो? किसी भी चीज की श्योरिटी चाहिए, यानी कंफर्मेशन चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा क्या कहलाएगा? सेल्फ कंसिस्टेंसी। सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या होता है भाई? जब हमें किसी भी चीज की व्हाट इज सेल्फ कंसिस्टेंसी? क्या होता है ये? नीड कंफर्मेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, या हाँ प्रॉब्लम कह लें या कोई भी सिनेरियो कह लें, एक ही बात। नीड कंफर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक हो गया? अब सपोज करें कि आपका एक फ्रेंड सर्कल है,
अब आपका एक फ्रेंड सर्कल है, उन 4-5 दोस्तों का कोई भी एक प्रोग्राम बन रहा है, या सुबह क्रिकेट खेलने जाने का या डिनर पे जाने का। आप हर फ्रेंड सर्कल में आप बार बार पूछते हैं कि भाई पक्का है ना खाना खाने जाना है, जो प्रोग्राम बना है फार्म हाउस जाना है पिकनिक का या सुबह क्रिकेट खेलने जाने का, वो प्रोग्राम पक्का है ना। आप ये क्या करते, सवाल बार बार पूछते। क्या करते, बार बार पूछते। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज की कंफर्मेशन चाहिए होती है, श्योरिटी चाहिए होती है। जैसे आप बार बार पूछते हैं कि एग्जाम कहां से आएगा, तो मैं एक ही सवाल को आपको बार बार बता रहा हूं। आपने मुझसे पूछा, आपने अमीन भाई से पूछा, आपने एक और सर टीचर से पूछा, तो आपको क्या है, श्योरिटी चाहिए कि भाई सब सेम ही जवाब दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं कह रहा हूं गिटहब रेपोजिटरी से एग्जाम आएगा और सर अमीन कह रहे हैं कि नहीं गिटहब रेपोजिटरी से बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब जब 2-3 लोगों ने आपको सेम जवाब दिया ना, तो इसका मतलब अब आपको क्या है, एक चीज की कंफर्मेशन है, श्योरिटी। जैसे हम फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं कि भाई आज डिनर पे जाने का प्रोग्राम फाइनल है ना, पक्का डिनर पे जो है वो आज जाना है ना। क्योंकि हर एक फ्रेंड सर्कल में ऐसा दोस्त होता है जो अपना माइंड लास्ट मोमेंट पे चेंज कर देता है। कराची की जबान में कहे तो टोपी करा देता है। तो आप उस फ्रेंड से क्या करेंगे, बार बार कंफर्मेशन लेंगे कि भाई आज डिनर पे जाना है या आज क्रिकेट खेलने जाना है। आपको अगर उससे श्योरिटी मिल जाए ना, तो वो क्या है, सेल्फ कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज की कंफर्मेशन लेना कि भाई आपको बार बार सेम जवाब आ रहा है ना। भाई आपने मुझसे पूछा एग्जाम कहां से आएगा, या उस दोस्त से पूछा आज खाना खाने जाना है, वो कभी हाँ बोल रहा है, कभी ना बोल रहा है, फिर कभी हाँ बोल रहा है, फिर कभी ना बोल रहा है। इसका मतलब सेल्फ कंसिस्टेंसी नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे, मैं कभी कह रहा हूँ हाँ गिटहब से आएगा, नहीं आएगा, पता नहीं कब होगा। श्योरिटी नहीं है आपको, मैं कोई श्योरिटी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा आपको। तो भाई किसी भी चीज की कंफर्मेशन लेना जो है वो क्या कहलाता है, सेल्फ कंसिस्टेंसी। अब एजेंटिक या रियल वर्ल्ड में इसकी क्या प्रॉब्लम है। सपोज करें जैसे आजकल का मौसम चल रहा है, आपको सर दर्द है, सही है। अब सर दर्द क्या होता है, यूजुअली थोड़ी सी देर के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन आपने क्या किया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। इतने सारे होम फिक्सेस कर लिए आपने। होम फिक्सेस यानी घरेलू इलाज। ये जो अब आपने क्या, डॉक्टर से कंसल्ट। आपको क्या था कि भाई नॉर्मल सर दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जब 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। अब आपने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने आपको क्या कहा कि भाई ये सर दर्द मामूली सर दर्द नहीं है, ये माइग्रेन है। ठीक है, ये क्या है, माइग्रेन है। अब आप परेशान हो गए, आप समझ रहे थे भाई हल्की फुल्की बीमारी है, डॉक्टर तो कुछ और ही बोल रहा है। अब इस तरह के जब भी कोई लाइफ में सिनेरियो होता है ना, फौरन से एक डॉक्टर की नहीं मानते। या आपकी अच्छी बड़ी भली बाइक चल रही थी, गाड़ी चल रही थी, अचानक से बंद हो गई। आप एक मैकेनिक के पास ले गए, मैकेनिक ने बोला इसका इंजन फारिग है। आपने बोला क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे चलते चलते इंजन फारिग हो गया। इसमें क्या है, आपको सेल्फ कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूजन है। अब आपने मल्टीपल डॉक्टर से कंसल्ट किया कि भाई मेरे सर में दर्द है। अब जब 2-3 डॉक्टर्स ने आपको कह दिया ना कि भाई सर में जो दर्द है वो माइग्रेन की वजह से हो रहा है, अब जब 3 लोग एक बात कहेंगे ना, तो फिर उसके गलत होने के चांस बहुत कम है। फिर आपको श्योरिटी आएगी, नहीं यार जब 3 अलग अलग डॉक्टर्स कह रहे हैं ना कि माइग्रेन है, तो फिर माइग्रेन ही होगा। एक मैकेनिक को आपने अपनी गाड़ी दिखाई, उसने कहा इंजन फारिग है, आपने यकीन नहीं किया। आपने बोला क्या बोल रहा है भाई, चलते चलते अच्छी तो चल रही थी गाड़ी। आपने अलग अलग मैकेनिक से कंसल्ट किया, इंस्पेक्शन करवाई अपनी गाड़ी की। अब जब हर मैकेनिक ने, हर इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने आपके इंजन में मसला निकाला ना, इट मींस अब वाकई में मसला आपके इंजन में है। तो ये है सेल्फ कंसिस्टेंसी, कि जब आपको श्योरिटी चाहिए हो कि भाई
वाकई में जो ये डिसीजन आया है, वाकई में एलएलएम की तरफ से जो ये डिसीजन आया है, जैसे मैकेनिक ने अलग अलग मैकेनिक ने बोला ना खराब है, अलग अलग डॉक्टर ने बोला ना नहीं माइग्रेन है, तो भाई फिर वाकई में माइग्रेन है। तो आप एलएलएम से आपने ये किया भी होगा, आपका कोड नहीं चल रहा, आपने जीपीटी से पूछा, समझ में नहीं आया, आप क्लॉड के पास गए, नहीं समझ में आया, ग्रॉक के पास गए। जब कहीं भी नहीं चल रहा ना कोड, इसका मतलब मसला आपके साथ है, आपने कुछ गलत किया। जो पुराना कोड चलता कोई सही करके ही नहीं दे रहा, फिर आप अपना कोड देखते हैं, या आपने किया होगा ना कि भाई जीपीटी से नहीं हल हो रहा, किसी से मसला हल नहीं हो रहा, कहाँ फंस गया हूं मैं। तो ये किस चीज की मिसाल है, किस चीज की मिसाल है? सेल्फ कंसिस्टेंसी की। और इसकी एग्जांपल क्या है भाई? सपोज डॉक्टर, कार इंजन, सही है। और तीसरी एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है? कोई भी क्रिप्टो, जैसे हम कब से डिस्कस कर रहे हैं, मेडिकल की तो हमने कर ली, डॉक्टर, हेडेक, कंसल्टेशन, कार इंजन, सही है। और तीसरी एग्जांपल क्रिप्टो। भाई एक क्रिप्टो एक्सपर्ट से आपने पूछा, उसने बोला लगा दो मार्केट में पैसे। अब यार मल्टीपल लोगों से आप कंसल्ट करते हो ना, भाई इस एरिया में घर खरीदूं, पानी का प्रॉब्लम तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, मोबाइल स्नैचिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने मल्टीपल लोगों से पूछा इंक्वायरी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ कंसिस्टेंसी इस तरह देखने को मिलेगी कि एक प्रॉब्लम का हल आप बार बार जो है वो एलएलएम से पूछ रहे हो। सिंपल एक लाइन में अगर सेल्फ कंसिस्टेंसी आपको डिफाइन करनी है तो क्या होगा कि भाई किसी भी चीज की कंफर्मेशन चाहिए हो 2-3 दफा, तो भाई क्या करो, सेल्फ कंसिस्टेंसी। जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है, रात को 11 बज गए, सबने डिसाइड कर लिया कि भाई अगले दिन 30वां रोजा है, अचानक से मौलवी साहब को चांद दिख गया। अब आप सब परेशान बैठे कि भाई सुबह नमाज पढ़नी है, शीर खुरमा खाना है या सहरी करनी है। अब आप क्या करोगे, मल्टीपल जगहों पे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप देखोगे, न्यूज चैनल देखोगे, सही है। तो ये क्या है, सेल्फ कंसिस्टेंसी है। तो ये सेल्फ कंसिस्टेंसी होता है कि जब किसी चीज की कंफर्मेशन बार बार चाहिए हो। बराबर बात है, डिस्कस करें, चाहिए हो। दूसरी चीज जो रिपोजिटरी में है वो ये कि भाई यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है, इफ अ स्टोर ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन अ $50 आइटम, व्हाट इज द फाइनल प्राइस। तो यहाँ पे उसके मल्टीपल जो है वो चीजें लिखी हुई है कि आप भाई अलग अलग तरीके से सवाल पूछ लो या श्योरिटी ले लो कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, सही है। यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, टू फाइंड द फाइनल प्राइस कैलकुलेट द डिस्काउंट, और जो भी ये आप पढ़ लीजिएगा, सही है। तो यहाँ पे ये चीज आपको काम में आएगी कि अगर आपको एक प्राइस का एक प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस निकालना है आफ्टर द डिस्काउंट, तो आप मल्टीपल वेज में जो है वो उससे पूछ लो। सारी बातें बन, सारा फोकस। अच्छा जी, सेल्फ कंसिस्टेंसी हो गया। एक हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिएक्ट। रिएक्ट दस सेकंड में जो मैंने हाईलाइट किया इसको पढ़े आराम से, कॉपी कर लो। क्या लिखा है? रिएक्ट इज अ प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटेजी दैट इंटरलीव रीजनिंग स्टेप। रीजनिंग मतलब वही जो थिंकिंग, जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। थॉट्स वही यानी जो सोच रहा है, विद द एक्शन। कोई चीज जहन में आ रही है, टूल कॉलिंग, एपीआई कॉलिंग,
ठीक है, ये आपने कैसे बताया एक्शन? ये तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक्सटर्नल लिखा हुआ है ना सर। सही है, नाइस कि आपने बताया, लेकिन कैसे आपने कह दिया एपीआई कॉलिंग कब होगी, कौन करेगा, किस सूरत में होगी, क्या ऐसी आफत आ जाएगी कि एपीआई कॉल करनी पड़ेगी? एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो जी। सही है, सही है, और ठीक है। अब रिएक्ट का यहाँ क्या कॉन्सेप्ट? रिएक्ट, ये वो रिएक्ट नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था क्वार्टर 2 में, दूसरा रिएक्ट। व्हाट इज रिएक्ट? इसकी स्पेलिंग क्या है? REACT, ठीक है। RE का जो मतलब है वो है रीजनिंग, या दूसरे लफ्जों में थॉट्स। एक्ट का क्या मतलब है? एक्शन। ये है भाई, रीजनिंग और एक्शन। अब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि क्वार्टर 3 में जब हम एजेंट्स एसडी के पढ़ रहे थे तो हमने बहुत एक्सटेंसिवली इस चीज को किया, क्या आप राजी होंगे या मना करें? सोच के बताओ। क्वार्टर 3 में अगर हमने रीजनिंग एजेंट्स बनाए हैं, सिंपल से बनाए, वो प्रोडक्शन ग्रेड के नहीं, नॉन पीटीए से सस्ते वाले, तो बनाए तो हैं, क्या आप इत्तेफाक रखेंगे कि इख्तिलाफ करेंगे? कैसे? बिल्कुल। रिएक्ट का मतलब होता है कि जब भी एलएलएम के पास एक क्वेरी जाती है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले सोचता है और सोचने के बाद उस पर वो क्या करेगा? एक्शन लेगा। जैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में हमने बहुत सोचा हुआ है कि भाई हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम एजेंटिक डेवलपर बनेंगे, हम क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट बनेंगे, जो भी बनेंगे, लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है, सोचो और उस पे अमल करो। ये है सिंपल रीजनिंग कि भाई जो सोच रहे हो सिर्फ सोचो मत, उस पे जो है वो अमल भी करो। ये सिंपल रीजनिंग है। अब ये एलएलएम, आपने सोचा कल मैं ऑफिस जाऊंगा, बस सोचा नहीं, सुबह सोए रहे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आपने सोचा सुबह ऑफिस जाना है, फिर शाम को आते हुए आपने सोचा यार ऑफिस से ये काम निपटाना है, फिर आपने बोला फिर घर जाना है। आपने ये पूरे दिन की अपनी हिरारकी सोच ली, लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है, सोचना है और साथ में एक्शन भी लेना है, यानी सोचो और अमल भी करो। अब ये एलएलएम में कहां से बारी आई? मैंने एलएलएम को एक क्वेरी दी या अपने एजेंट को एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे आखिरी 10 दिन में जो ईमेल आए हैं ना, गौर से सुनिएगा, मुझे आखिरी 10 दिन में या एक हफ्ते में या 2 दिन में जो ईमेल आए हैं ना, वो ला कर दे दो। अब मुझे एक बात बताएं, अब ईमेल क्या है? क्या मेरे ईमेल का जो जीमेल का जो मेरा डाटा है वो एलएलएम के डाटा सेट में होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? दोबारा सुने, आपने इतना कॉन्फिडेंस जवाब नहीं दिया। एक सेकेंड, सवाल क्या था मेरा? मैंने एलएलएम को एक प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे जीमेल अकाउंट में जो पिछले एक हफ्ते में ईमेल आए हैं वो ला कर दे दो। क्या इसका डाटा एलएलएम के पास होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये मेरा पर्सनलाइज्ड डाटा है। मैंने अगर एलएलएम से पूछा कि भाई मुझे, जैसे सर्च जेमिनी CLI की बात करके कि भाई मुझे जो है वो मेरे C ड्राइव में इस नाम के फोल्डर में वो वाली फाइल पड़ी है, उसका डाटा लाके दो। अब एलएलएम क्या करेगा? शायद मेरा एक फाइल सर्च का जो टूल है जो हमने पढ़ा था एजेंट्स एसडीके में, होस्टेड टूल्स, शायद उसको कॉल करेगा। सही। अब आप लोगों के पास क्योंकि टेक्निकल नोहाव है ना, तो जो सामने स्क्रीन पे एलएलएम परफॉर्म कर रहा है या जो भी अगर सही आप नॉर्मल यूजर की तरह भी कुछ यूज कर रहे हैं, तो अब ये सोचे कि
बिहाइंड द सीन्स हो भी क्या रहा होगा। जैसे AWS इस हफ्ते डाउन हो गया, किसी को पता है AWS क्या क्यों डाउन हुआ था? नहीं पता। AWS नहीं पता आप लोगों को क्या होगा? क्लाउड सर्विस है वो डाउन हो गई थी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार अगर AWS डाउन हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि आधी दुनिया की वेबसाइट्स बंद हो गई, क्योंकि वो सब AWS का एक कंप्यूटर यूज कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं अपना लैपटॉप यहाँ बंद कर दूं, आप सब इस स्क्रीन में देख रहे हैं, ये स्क्रीन मेन किससे कनेक्ट है? मेरे लैपटॉप से। यानी मेरा लैपटॉप प्रोवाइडर है AWS, और ये वो चीजें जो आपके मतलब की है। अगर ये लैपटॉप से कनेक्टिविटी टूट गया तो इसका क्या मकसद? तो ये आपको पता होना चाहिए। सही है, मैं आपसे कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, इतनी दूर तक मेरी आवाज कैसे आ रही है? आपको पता है यार, माइक के जरिए, स्पीकर के जरिए आ रही है। तो वेब डेवलपमेंट में या AI में भी आप जो भी अब यूज करें, सोचा करें कि भाई इंस्टाग्राम बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, उसके सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेस में। स्टोर कहाँ होता है? डेटाबेस में। वो DB भी आपका क्लाउड का हो सकता है, वो एक अलग बात है, वो आपने बिल्कुल सही कहा। कैसे विद इन मिली सेकेंड्स इंस्टाग्राम कह सकता है कि बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड वो सर्च करता है और कहता है कि भाई अली नाम का यूजर नेम अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सारी चीजें। खैर, LLM को मैंने एक ऐसी क्वेरी दी जिसमें LLM के पास मेरी क्वेरी गई, जैसे जीमेल में मुझे ईमेल ला के दो। सेकंड, अब जब क्वेरी मेरी गई, LLM इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि भाई ये वो क्वेरी है जिसका जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है। इसका LLM कैसे पहुंच गया? LLM ने क्या किया? पहले रीजनिंग दी, सोचा, एनालाइज किया कि भाई ये क्वेरी मेरे बस की बात नहीं है। खत्म। अब या तो LLM आपको सॉरी बोल दे या आपको जवाब ला के दे। अब वो सॉरी तो कहेगा नहीं, इतना स्मार्ट तो वो है। या हम एजेंट्स बना रहे तो हम अपने कस्टमर को ये तो कहेंगे नहीं सॉरी। खैर, मैंने LLM को क्वेरी भेजी, मेरी क्वेरी एनालाइज हुई कि भाई मुझसे जीमेल का रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है, मुझसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस का रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है, मुझसे कोई भी वेदर पूछा जा रहा है, ये मेरे डाटा सेट में नहीं है। अच्छा, डाटा सेट में क्यों नहीं है? क्योंकि आज जो तारीख है उससे तकरीबन 6-8 महीने पहले तक का डाटा LLM के पास होता है। LLM अप टू डेट नहीं होता। आज अगर अक्टूबर है तो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च तक हमारा LLM ट्रेन होता है। ये हमने क्वार्टर 3 में डिस्कस किया। तो LLM के पास जब मेरी कोई क्वेरी जाती है ना, तो वो क्या करेगा? रीजनिंग करेगा, सोचेगा, एनालाइज करेगा कि भाई क्या इस क्वेरी के जवाब देने का मेरे बस में है कि नहीं। अब जब LLM ने ये एनालाइज किया, अब वो क्या करेगा? टूल कॉल करेगा। क्या करेगा? एक्शन का मतलब है सोचो और अमल करो। अब अमल से मीन्स ये वो क्या अमल करेगा? या तो एक्शन के नाम पे वो कोई टूल कॉल कर ले, कॉल अ टूल या /API। अब वो कॉल करेगा कोई भी एक्सटर्नल टूल, या वो आपका डेटाबेस हो, रैग हो, कोई भी PDF हो, आपकी जो भी हो। सही है, एक्शन उसने ये लिया। रीजनिंग क्या करेगा? एनालाइज द क्वेरी या प्रॉम्प्ट। एनालाइज द यूजर क्वेरी या प्रॉम्प्ट। तो उसने वो इस चीज को एनालाइज कर लिया। तो LLM के पास कोई भी क्वेरी जाएगी, वो उस क्वेरी को एनालाइज करेगा, जवाब दे सकता है तो दे देगा। अगर उसने कोई मेरी API कॉल की, कोई भी एक्सटर्नल टूल किया, तो इट मींस उसने क्या किया? उसने क्या किया? रिएक्ट परफॉर्म किया। क्या किया? रिएक्ट परफॉर्म किया। ठीक है, जल्दी से रिएक्ट डिस्कस करें। रिएक्ट और सेल्फ कंसिस्टेंसी, चेन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ थॉट्स। फिर इसके बाद आपके पास कुछ प्रॉम्प्ट लिखने के कुछ बेस्ट प्रैक्टिस इफेक्टिव वेज हैं जिसको आप यूज करो। हम क्वार्टर 3 से इस चीज को डिस्कस करें। सारी बातें बन, सारा फोकस जो है वो स्क्रीन में। सही। मैं आपसे कहूं कि आपका कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा, ठीक है? क्या ये इंफॉर्मेशन इनफ है आपके लिए? कैसे? मैं कह तो दिया एग्जाम होगा, तैयारी करो, जाए। चलो, डेट, टाइम, वेन्यू, ऑन साइट, ऑनलाइन, कहां से सिलेबस, जो भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई, या मैं आपको कहूं कि एक ईमेल लिखो,
तो क्या ये इंफॉर्मेशन काफी है? क्यों? बता दो दिया, ईमेल लिखो, चाहे लिखे। ईमेल जब लिखना होता है तो क्या सब्जेक्ट होगा, क्या बॉडी होगी, क्या सीसी होगा, क्या कोई फाइल अटैचमेंट होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मैं आपसे कहूँ या आपसे कोई आपका जो भी कंपनी जैसे होती है कहे कुछ भी, आपको कहीं घूमने जाना हो या कुछ खाना बनाना हो, तो आपने कुछ भी कह दिया कि आज कुछ खाने का दिल कर रहा है, आप कोई भी होटल में गए, आपने वेटर से कहा खाना ले आओ, काफी है इंफॉर्मेशन? नहीं, आपको स्पेसिफिक होके बताना पड़ता है कि भाई क्या चाहिए, कितना चाहिए और किस सीट पे आऊं। थिंकिंग मोड इसका ऑन है, यानी एलएलएम क्या सोच रहा है मैं देख सकता हूं। मैंने इसको लिखा राइट एन ईमेल, क्वेरी मैंने कर दी अपनी फाइल। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये कोई ईमेल लिख के देता है। अब ये सोच रहा है, मैंने जो आपसे क्या बात कही थी अभी 1 घंटा पहले कि भाई एलएलएम क्या सोचता है, ये आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ये ग्रॉक में भी है और ये जीपीटी में भी आई थिंक है। सही है, मैं ज्यादातर यही 2 चीजें यूज करता हूँ, तो मैं इसका बेहतर बता सकता हूँ। मैंने लिखा, क्या प्रॉम्प्ट लिखा भैया? राइट एन ईमेल। और ईमेल लिखने के बाद अब देखते हैं कि एलएलएम को क्या क्या मुश्किल हुई या क्या आसानियां हुई। The user request was very brief. Just write an email. This is too vague and this is too vague to act on directly. I need to clarify the purpose and the context to provide a useful response. यानी जो आपने अभी सवाल उठाया कि ईमेल लिखना है तो किसको लिखना है, क्या लिखना है, क्यों लिखना है, एलएलएम भी यही पूछ रहा है। लेकिन अगर मैं एलएलएम से ये लिखूं कि राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर रिक्वेस्टिंग, अभी आपको अब सही, मैनेजर रिक्वेस्टिंग him to reschedule the meeting time because I have an appointment with the doctor at the same time. The tone should be professional and polite. अब कौन सा वाला प्रॉम्प्ट ज्यादा बेहतर है, राइट एन ईमेल या ये वाला? ये वाला। इसमें मैं और भी चीज ऐड कर सकता हूं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, मैं इसमें और चीजें क्या ऐड कर सकता हूं कि भाई इतने कैरेक्टर्स का होना चाहिए और ये सारी चीज। अगर कोई अटैचमेंट भेजनी है तो प्रूफ के लिए जो है वो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का जो भी है वो स्लिप भेज दी, जो भी। अब मैंने अगर ये क्वेरी फायर की तो आपने अभी सिर्फ इतना देखा कि ऊपर वाले जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा उसमें क्या रिस्पॉन्स आया। अब अगर आप देखें कि इस प्रॉम्प्ट के बाद एलएलएम को क्या क्लैरिफाई हुआ, क्या चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हुई, उसके लिए क्या उसके लिए आसानियां हुई, तो वो हम इधर आगे देख लेते हैं। The user needs a professional email to reschedule a meeting due to doctor's appointment. The tone should be polite and respectful. I can structure it clearly, subject line polite, open, straightforward, जो भी। अब आपने देखा कि मैं अगर आपसे कहूं तो जो आपके सवाल थे ना कि ईमेल लिखो, एलएलएम के भी वही थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसको ये ईमेल लिखो इस वजह से, तो आप लिखोगे। तो सीधा साधा अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका भी यही होता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट वही है, बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। जैसे मैं स्पेसिफिक और क्लियर हूं ना, ये लिखना है, यू लिखना है, इतना लिखना है। यूज एक्शन वर्ब्स, मैंने आपको लिखा पढ़ाई करो, डू स्टडी क्या है, एक्शन वर्ब। मैंने आपको लिखा जेनरेट या समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन टुडेज क्लास, तो इसमें एक्शन वर्ब क्या हुआ, समराइज। मैंने आपको लिखा जेनरेट एनी 10 सॉलिड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ओपन एआई एजेंट्स एसडीके,
तो इसमें एक्शन वर्ब क्या हुआ? जेनरेट। तो ये होता है जो है वो आपका बात करने का तरीका। राइट एन ईमेल, तो इसमें जो अभी मैंने लिखा एक्शन वर्ब, उसमें क्या है? एक्शन वर्ब था राइट। तीसरी चीज, एलएलएम को बताओ करना क्या है। एलएलएम को क्या नहीं करना है ये मत बताओ, या बिल्कुल आखिरी में जाकर थोड़ा सा बता दो। जैसे मैं आपको कहूं ना कि भाई पढ़ाई इस तरह करनी है, ये प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो ये आपके लिए यूजफुल है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना कहूं ना कि सुस्ती नहीं करनी, तो आप कहेंगे ये तो हमको भी पता है, कुछ नया बता है। सही है? मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई ऐसे करनी है, ये प्रोजेक्ट्स बनाना है, इस तरह इसको मार्केट करना है। सही है? ये सारी चीजें क्या है, आपको एलएलएम को बताना है कि करना क्या है। फिर यूज, ये वही बात जो हमने अभी कही, यूज इंस्ट्रक्शन ओवर कंस्ट्रेंट्स। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या करना है वो बताओ, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है क्या नहीं करना। सही है? तो ये चीज है। अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, ठीक है, हाउ टू राइट एंड इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स, तो सबसे पहले क्या चीज आती है भाई? सही है, बी स्पेसिफिक एंड क्लियर, कि भाई करना क्या है, ईमेल करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, या क्या चीज? आसान होनी जी। ओके, 5 मिनट हम इसको फिर फौरन से वाइंड अप कर। सबसे पहले क्या चीज है? बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। दूसरी चीज ये है कि टेल एआई या /एजेंट व्हाट टू डू। अवॉइड टेलिंग AI what not to do. ओके, तीसरी चीज हमने क्या लिखी? तीसरी चीज भी हमने देखी थी, यूज एक्शन वर्ब्स। यूज एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स का क्या मतलब है? वो अल्फाज जो कि कोई एक्शन लेने पे आपको फोर्स करे, कि जनरेट, समरी, एनालाइज। सही है? ये सारी चीजें जो है वो, और भी काफी सारे एक्शन वर्ब्स हो सकते हैं वो। चौथी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स व्हेन पॉसिबल। वही बात जो हमारी सबसे पहले शुरू हुई थी कि भाई अगर बिरयानी बनानी है, कोई रेफरेंस देना है, तो अम्मी को बताओ पिछली बार जैसी तीखी थी वैसे, या पिछली बार जैसी मत बनाइएगा, बहुत तीखी हो गई थी, थोड़ा सा मसाला हल्का, या जो हमने शुरू में v0.dev या लवेबल की बात की वो। सही है? प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, और इसकी क्या एग्जाम्पल है? के प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिक डिजाइन रेफरेंस टू लवेबल या v0.dev, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट डिजाइन टू कोड। सही है? एग्जाम्पल दे दी प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, कि भाई सबसे पहले एआई को बताओ करना क्या है, कोई कॉन्टेक्स्ट हो, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, फॉर्मेट, कि भाई टोन अपनी पोलाइट रखना, जैसे अभी हमने बताया। हमने एक टास्क क्या बताया? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रॉम्प्ट में क्या टास्क है, आ रहा है अब? हाँ, ये प्रॉम्प्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रॉम्प्ट में मैं आपको पूछूं कि टास्क क्या है एआई के लिए? राइट एन ईमेल। ठीक है? अब अगर मैं आपसे दोबारा रेपो पे आऊंगा, कॉन्टेक्स्ट, क्या कॉन्टेक्स्ट है? ईमेल लिखनी है, और ईमेल है कि भाई रीस्केड्यूल कर दो मेरा मीटिंग का टाइम। एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट एक और बन सकता है, सोचे क्या कहा अभी किसी? अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, कि भाई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना, इसलिए ईमेल, इसलिए जो है वो मीटिंग मेरी
रीस्केड्यूल कर दो। और फॉर्मेट, हाउ यू वांट द आउटपुट स्ट्रक्चर, ये हमने डिफाइन नहीं किया, ये आप कर सकते हैं। 5 पॉइंट में लिख दो, या एक पैराग्राफ लिखो 5 लाइन का, 2 पैराग्राफ लिखो 4-4 लाइन के, इस तरह आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल अभी इसमें कुछ है नहीं ईमेल में, तो हमने लिखना। यूज स्ट्रक्चर ओवर कंस्ट्रेंट कि भाई बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको छोड़ दो। अवॉइड में ये, और कंट्रोल आउटपुट फॉर्मेट जो आपने बताया। खैर, यूज वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब है कि भाई आपने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, उसको संभाल के रख दिया। आपका काम, आप सपोज करें फ्रंट एंड डेवलपर है जो डिजाइन को कन्वर्ट करता है कोड, या एक बैक एंड डेवलपर है जो क्या करता है, एपीआईज लिखता है। बैक एंड डेवलपर तो पाइथन भी आती है, जावास्क्रिप्ट की नोड.जेएस भी आती है, पीएचपी भी आती है। सपोज करें कि आपने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट को सोच लिया, समझ लिया, जब वो रिस्पॉन्स आ रहा है ना एलएलएम का, आप इस नतीजे पे पहुंचे कि यार ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है ना, ये बेस्ट काम करता है। क्या करता है ये प्रॉम्प्ट, मेरा बेस्ट काम करता है। अब क्या करेंगे, आप उस प्रॉम्प्ट में है ना वेरिएबल्स बना देंगे। क्या बना देंगे, वेरिएबल्स। जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे एक एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। मैंने लिखा राइट एन एपीआई in Python, implement all the best practices while developing the API. Implement all the best practices like rate limiting and spamming. सही है। The API should be optimized and so on. अभी मैंने ये लिखा, अब मैंने ये फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, the API should be having the post method. The parameters should be from pydantic class। ठीक है, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट अभी सोचा, अभी लिख दिया। अब ये प्रॉम्प्ट का नतीजा मुझे ये मिला कि ये इतना अच्छा प्रॉम्प्ट है कि हर दफा मुझे बिल्कुल साफ सुथरी सोफिस्टिकेटेड एपीआईज लिख के देता है। अब ये प्रॉम्प्ट मेरा चल गया। मैं चाहता हूं इस प्रॉम्प्ट को क्या करूं, संभाल के रखूं, हमेशा अपने लिए यूज करूं और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करूं, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठाएं। लेकिन सपोज करें भाई, ये अगर इसमें देखें ना तो इसमें थोड़ी लिमिटेशन है। कोई बता सकते क्या लिमिटेशन है? सिर्फ पाइथन में ही लिखेगा, सिर्फ पोस्ट मेथड ही बताएगा, सिर्फ पाइडेंटिक की ही क्लास यूज करेगा। अब सपोज करें मैं तो एपीआई पाइथन में लिख रहा हूं, आप में से अगर कोई पीएचपी में लिख रहा है, कोई जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस में लिख रहा है, तो ये प्रॉम्प्ट आपके लिए भी फायदेमंद है। लेकिन इस प्रॉम्प्ट में क्या है, कुछ लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन है। तो जब मैं आपको ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूंगा ना, तो आपको एक चीज बोल दूंगा कि भाई ये काम करना, ये मेरे लिए तो पाइथन है, अपने लिए क्या करना, पीएचपी या जावास्क्रिप्ट लिख देना। मेरे लिए ये एपीआई क्या कर रही है, एक पोस्ट मेथड कर रही है। अगर आप डिलीट इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, आप यहां डिलीट लिख दें। मेरे पैरामीटर्स पाइडेंटिक से वैलिडेट हो गए आएंगे। हो सकता है आपको डाटा क्लास चाहिए होंगे, एजेंट्स एसटीके की डॉक्यूमेंटेशन में देखा था ना, डाटा क्लास और फिर क्लास थी नीचे। हो सकता है आपको डाटा क्लास चाहिए, डाटा क्लास भी ना चाहिए, अपनी कस्टमाइज कोई क्लास चाहिए, अपनी खुद से हाथ की बनाएंगे। अब अगर आपको ये करना है तो आप कैसे करेंगे? अब अगर मुझे इसको सेम प्रॉम्प्ट को अगर भैया वेरिएबल्स में करना है, ताकि दुनिया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपने जो प्रोग्रामिंग में पढ़ा ना, यहाँ भी वही है कि जब भी एक जगह वैल्यू चेंज हो, हर जगह या खुद ही ऑटोमेटिकली वैल्यू पहुंच जाए। तो मैं यहाँ पाइथन की जगह लिख दूंगा, कितने कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे, 1। तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
अब जब आप इस कर्ली ब्रैकेट को देखेंगे ना एज अ डेवलपर, आपको पता चल जाएगा यहाँ एक वेरिएबल यूज होगा। आप जब यहाँ देखेंगे ना, कहेंगे पोस्ट मेथड, मैं यहाँ लिख दूंगा एपीआई मेथड। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से पता चल जाएगा कि यहाँ मेथड की बात होगी, तो आप गेट लगा दे, पोस्ट लगा दे, पुट लगा दे, डिलीट लगा दे, पैच लगा दे। आइडेंटिटी लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल वैलिडेशन क्लास चाहिए। अब ये क्या हो गया, अब ये प्रॉम्प्ट क्या हो गया, इजी टू इंप्लीमेंट हो गया। जैसे इसकी क्लासिक एग्जांपल हो सकती है जब आप यूज करते थे क्या भैया, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। आपने जो पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, जो ओपन एजेंट्स एसडीके में पढ़ा है। आप सपोज वहां किसी यूजर का नेम पास कर रहे हैं डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में, मेरा नाम अली, आप सबका नाम अली थोड़ी है, हो सकता है आपके यूजर का, आपके क्लाइंट का नाम डिफरेंट है, तो आपने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा के वो चीजें करनी। तो ये चीजें हैं भैया कि भाई आपको जो है वो यहाँ पे वेरिएबल्स भी यूज करने पड़ते हैं। डिस्कशन हमारी खत्म, अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। कोड आपके साथ, प्रॉम्प्ट, हर चीज शेयर हो जाएगी। बात आ रही थी हमारी, हमने रोकी थी प्रोजेक्ट्स बनाने पे। सारी आपकी जो भी नॉलेज है यहाँ पे Q1 से लेके अभी तक सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ब्राउजर पे यूजर तो ब्राउजर पे जाएगा, Next.js चाहिए। Next.js के लिए आपके कंपोनेंट में कौन कौन से प्रॉप्स हैं, कौन कौन सी स्टेट है, उसकी क्या टाइप है, वहां क्या यूज होगा, टाइप स्क्रिप्ट। क्या यूज होगा, टाइप स्क्रिप्ट। बैकएंड पे आए तो वहां क्या है, पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ्रेमवर्क कौन सा है, फास्ट एपीआई। अगर मैं आपको फास्ट एपीआई दिखाऊं ना तो भैया ये देखिए, जैसे आपने लिखा था ना Q2 में, Q2 में क्या लिखा था, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन पोस्ट। ये क्या है, ये क्या मैसेज भेज रहा है आपको, ये कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट। अगर मैं यहां आपसे लिखूं, कहूं गेट, कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट। ये जावास्क्रिप्ट है, Node.js है। अगर मैं, ये मेरा खुद का हाथ का लिखा हुआ कोड है, यहां क्या लिखा है, ऐप डॉट पोस्ट। पोस्ट पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, ये वही पोस्ट मेथड है जिसका मतलब होता है रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजना। क्या मतलब होता है, रिक्वेस्ट भेजना। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट इसी के इक्विवेलेंट है। जावास्क्रिप्ट में इस तरह लिखते हैं, पाइथन में इस तरह लिखते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं @app.get, कौन सी रिक्वेस्ट हो गई है, गेट। गेट का मतलब क्या होता है, डेटा मंगवाना, नाम से ही पता चल रहा है। @ क्यों लगाया, @ का क्या मतलब होता है, डेकोरेटर। डेकोरेटर का आसान लफ्जों में कि भाई ये उसकी जाके रिटर्न स्टेटमेंट बन गया। किसकी जाके, ये ऐप। अब ये ऐप कहां से आ रहा है, ये ऐप मेरा एक वेरिएबल है। एग्जैक्टली मेरे फास्ट एपीआई का इंस्टेंस है, वेरिएबल है, जो भी है ये देखेंगे। अगर मैं वही कह रहा था कि अगर किसी ने यहाँ पे Express.js में काम किया ना, तो उसको थोड़ी सी सिमिलरिटीज लग रही होंगी। ऐप यानी एक वेरिएबल इज इक्वल्स टू फास्ट एपीआई का ये इंस्टेंस है। ये फास्ट एपीआई की क्लास कहाँ से आ रही है, फास्ट एपीआई के मॉड्यूल से आ रही है। तो कहने का मकसद ये है, Next.js, पाइथन का फ्रेमवर्क, फास्ट एपीआई। अब इस एपीआई में क्या है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है। क्या कॉल हो रहा है भैया, एक अगर फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन का मतलब आपको पता है। अब जब वो एपीआई में पोस्ट रिक्वेस्ट आई, तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइज कोड है, तो डजंट, कोई मसला नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो खैर आप कोड देंगे क्या चल रहा है।
अब उस फंक्शन में क्या क्या चीजें, जैसे आप लिखते थे ना एसिंक डेफ मेन, तो और उसमें फिर एजेंट होता था, रनर होता था, ये सारी चीजें कि मेरा एक फंक्शन है जिसमें क्या है ये, क्या है ये एजेंट की क्लास नई नहीं है या देखी हुई है? कब देखी? हमने तो नहीं पढ़ा। Q3 में जो एजेंट की क्लास पढ़ी थी ना, ये वही है। फिर एजेंट की क्लास, फिर इसके बाद जहां भी इसका रनर है, ये रहा इसका रनर। पहले एपीआई ने क्या किया, एपीआई में मैंने फंक्शन कॉल किया, इस फंक्शन के अंदर एक एजेंट था, और एजेंट कब एग्जीक्यूट होता है? जब उसको रनर में पास करो। ये आपकी क्या बन रही है, पूरी हिरार्की बन रही है कि नेक्स्ट जेएस बात करेगी किससे? फ्रंट एंड किससे बात करता है? बैकएंड से। बैकएंड पे क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन। पाइथन का कौन सा फ्रेमवर्क? फास्ट एपीआई। और फास्ट एपीआई में एंड पॉइंट्स, वैसी बात है एपीआई में तो एंड पॉइंट्स है, जैसे आपके घर का एड्रेस है तो उसका भी वो एड्रेस, और फिर वहां पे एजेंट और रनर। तो ये कनेक्शन है। अब प्रोजेक्ट्स क्या बना, मैंने एक चीज भी कह दी कि Q2 में कैसे कनेक्टिविटी है। आपने Q2 में एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई थी, यस और नो? उसमें डाटा कहां से आ रहा था? या तो सैनिटी से आ रहा था, या कोई भी आपने स्टैटिक जेसन की फाइल या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना दी, वहां से आपने डाटा उठाया। अगर आपके Q3 के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो मेरा अगर बैकएंड है, सबसे पहले एपीआई बनेगी। अगर मेरा बैकएंड एजेंट है और मुझे टॉप 10 ब्लॉग पोस्ट इंटरनेट से सर्च करके लाने हैं, तो क्या होगा? एजेंट मेरा क्या करेगा? फंक्शन कॉल करेगा। उस फंक्शन कॉल में क्या होगा? एपीआई होगी, सही है? एपीआई होगी जो इंटरनेट से डाटा सर्च करके लाके देगी। अब जब मेरे एजेंट ने एपीआई को कॉल किया, क्योंकि रियल वर्ल्ड डाटा है ना, एजेंट के पास लाइव रियल टाइम डाटा तो होता नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं? फंक्शन कॉल करवाते हैं। एजेंट ने कॉल किया फंक्शन, वो आ गया रिस्पॉन्स। फंक्शन कॉल करने के बाद इंटरनेट से सारे ब्लॉक उठ के रिस्पॉन्स में आ गए। अब जब रिस्पॉन्स में वो मेरी एपीआई में आ गए, अब मुझे दिखाना है उनको कहां पे? अपने यूआई पे, अपने फ्रंट एंड पे। तो क्या ये कनेक्शन नहीं बन रहा? हमारी हमने जो पढ़ा है उस चीज का सही बात बन रहा है। बन रहा है। तो क्या आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। ये आपके लिए एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसमें आप क्या करें? अपनी अंडरस्टैंडिंग को कॉन्क्रीट करें। देखिए बोलना कितना आसान है, नेक्स्ट जेएस पे यूआई या फ्रंट एंड होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फास्ट एपीआई होगी, उसमें एंड पॉइंट होगा। कितनी आसानी से मैंने कह दिया। लेकिन आप खुद बताएं ईमानदारी से, जितना भी आपको 2 साल में एक्सपीरियंस हुआ है, क्या इम्प्लीमेंटेशन भी बोलने जितनी आसान होगी? नहीं होगी। तो ये कैसे आसान होगा आपके लिए? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, घर पे जाके अपने हाथ पांव मारेंगे। तो आप इसको नाम दे सकते हैं एआई पावर्ड ब्लॉग वेबसाइट। करूंगा अपना सिर्फ हाथ साफ करने के लिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट करने के लिए। आपने रिज्यूमे बिल्डर बनाया था। यस अब रिज्यूमे बिल्डर आपने बनाया, मोस्ट प्रोबेबली वहां पे कोई आपकी एक स्टैटिक पीडीएफ रखी होगी। जैसे मेरा नाम अली है तो मैंने लिख दिया अली resume.pdf। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा चैटबॉट इंटीग्रेट करूं कि जब कोई एचआर मेरे वेबसाइट पे आए तो जैसे वो चैटबॉट में कुछ भी लिखे उसको पीडीएफ से चीज मिल जाए। तो क्या हमने ये चीज नहीं पढ़ी कि अगर एजेंट हो और मेरे रिज्यूमे का डाटा या मेरे जीमेल का डाटा है तो वो पर्सनलाइज्ड डाटा है, तो पीडीएफ कॉल होगी फंक्शन टूल से, सही है? ये और फिर जैसे कुछ सर्च होगा, नेक्स्ट जेएस में पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सॉलिड होंगे। और ये सिर्फ बनाना नहीं है, अपने टैलेंट को सिर्फ 4 दीवारों में नहीं रखना, उसको लिंक्डइन पे शेयर भी करना है। क्यों आप लोग लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं कर रहे? हार्डली मुश्किल से, अगर इतनी बड़ी ऑडियंस है 800 लोगों में से सिर्फ 50 कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। जब भी कोई कस्टमर आएगा, क्लाइंट आएगा, हो सकता है लिंक्डइन से एक प्रोफेशनल में है ना, जैसे आप अपना विजिटिंग कार्ड देते ना किसी को, आईटी इंडस्ट्री में आप उसको अपना लिंक्डइन देते कि भाई ये जाके देखो मैं क्या चीज हूँ। अब वो अगर क्लाइंट है, सारी बातें बंद, प्लीज
अगर वो आपके लिंक्डइन पे गया, उसने देखा कि भाई ये तो महीने में सिर्फ एक ही पोस्ट कर रहा है अपनी प्रोग्रेस की, तो इसका मतलब ये सीरियस रनर नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी हर चीज देखेगा ना कि आप लर्निंग भी सही कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना बना के पोस्ट भी कर रहे हो, तो लिंक्डइन के थ्रू फ्यूचर में भी आपसे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद कनेक्ट रहेगा, आपकी प्रोग्रेस देखेगा। उसको कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये बंदा मेरे मतलब का काम कर रहा है या कर रही है, वो आपको अप्रोच फिर करेगा। तो अपने हाथ पांव मारे और इन सब चीजों को, आप लोगों ने ई कॉमर्स तो सबसे बड़ी चीज बनाई। यहाँ 6 स्टूडेंट्स हैं हमारे जो हैकाथॉन जीत के आए, उन्होंने पिछले क्वार्टर में पूरा डेमो दिया कि किस तरह मैं बात करता हूँ, एआई जो मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो बस सुन के वो प्रोडक्ट ले आती है। अब वो 6 लोगों ने यहाँ पे लाके पूरा डेमो दे दिया, आपको आइडिया दे दिया। अब आप कह रहे हो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे, इतने सारे आइडियाज हैं आपके पास। आपने फिर बना दी एआई पावर्ड रिज्यूमे, या जो भी एआई पावर्ड रिज्यूमे यहाँ लिख दिया चैटबॉट, आपको आइडिया मिल गया कि भाई जो भी आए चैटबॉट मेरे पोर्टफोलियो पे मेरा रिज्यूमे वहां अटैच हो, मेरे चैटबॉट से बात कर लो, एक तीर दो निशाने, पोर्टफोलियो भी अच्छा हो जाएगा और एआई के कॉन्सेप्ट फास्ट एपीआई के नेक्स्ट जैसे वो भी अच्छे हो जाएंगे। फिर एआई पावर्ड ई कॉमर्स, फिर उसको लिंक्डइन पे शेयर करो, शेयर ऑन लिंक्डइन। आपके पास इतना कंटेंट है ना, हफ्ते में आराम से 4 पोस्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, लेकिन करे कौन, ये बात है ना, करे कौन। रिएक्ट करो, रिएक्ट सोचो और अमल करो, सही है। फिर यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स का ये भी मसला है कि उनका पोर्टफोलियो बिल्कुल फारिग है, लेकिन फिर कहते हैं हमें काम नहीं मिल रहा। देखिए प्रोग्रामिंग है ना, एक टेक्निकल चीज है, इट डजंट, ऐसा नहीं है कि आप मुझे कहेंगे मुझे काम आता है मैं आपको काम दे दूंगा, ये खाना बनाने की तरह। आप कहेंगे ना खाना बना के तो टेस्ट कराओ कैसा बनाते हो। तो पोर्टफोलियो भी ऐसा नहीं है कि कहोगे नेक्स्ट डे साथ में मैं कहूंगा वाह यार कितना अच्छा बोला आपने, आ जाओ। जब तक आप काम करके नहीं दिखाओगे, पोर्टफोलियो करके नहीं दिखाओगे, अपना स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे जिसमें फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, एआई हो, आपका काम नहीं होगा। काफी लड़के यहाँ पे इसमें फंसे हैं कि हम जॉब करें या ग्रेजुएशन करें। काफी लड़कियों का ये कंसर्न है कि हम काम करने को तो तैयार हैं, बट हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि सिर्फ रिमोट जॉब करो, ऑफिस की हम परमिशन नहीं दे सकते। अभी आप लोगों का काम जॉब करें या ना करें, पेरेंट्स को कन्विंस करें ना करें, वो है ही नहीं अभी आपका कंसर्न। आपका कंसर्न अभी होना चाहिए आपकी स्किल डेवलपमेंट पे। जब कोई आपको बोले फ्रंट एंड लिखो, बैक एंड लिखो, एजेंट बनाओ, तो आपको आने चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट। जब ये सब हो जाए फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना, फिर सोचना कि ग्रेजुएशन करूं या जॉब करूं या दोनों साथ करूं। ठीक है, ये आप लोगों के कुछ इनसाइट जिसमें आप लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं, इसमें जो है वो बाहर आ जाए। इन 4 चीजों को अपना जो है वो काम कर ले। ये मैंने सारे जो है वो आपको हर चीज बता दी, मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी हाथ पांव आपने मारना, इस उम्मीद के साथ कि अब आप थोड़े जो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है वो बस अपना बोरिया बिस्तरा बांध के घर ना आ जाए, कुछ पूछना है यहाँ आ जाओ, यहाँ नहीं पूछ सकते डिस्कॉर्ड पे पूछ लो। गिटहब रिपोजिटरी पे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक, चैनल का लिंक सब है। ठीक है, थैंक यू।